हाय एवरीवन। तो फाइनली ये जो है थर्ड क्लास करने जा रहे हैं जिसमें कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत टॉपिक को। मिडाइवल हिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक चल रहे हैं, जो सीरीज चल रहे हैं, जो कि सीएपीएफ एसी ओरिएंटेड है, उसको कंप्लीट करना है। तो आज जो है चैप्टर थर्ड को कवर करेंगे, दिल्ली सल्तनत टॉपिक को। इसमें पार्ट वन लिखा हुआ है तो इसको हटा दो। थोड़ा सा ये पता है कि थोड़ा सा जो दिल्ली सल्तनत टॉपिक है थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, ठीक है। तो वीडियो का लेंथ भी यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस लेक्चर्स। और दिल्ली सल्तनत हो गया और जो मुगल डायनेस्टी है, अगर इसी को दोनों टॉपिक को मिडेवल हिस्ट्री में अगर अच्छे से भी कवर करके चले जाते हो, तो जब मिडेवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऑलमोस्ट 70% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही दोनों चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। लेकिन ये दोनों चैप्टर भी थोड़ा सा लॉन्ग है, लंबा है ना। तो अच्छे से इसको कवर करेंगे, सिंगल वीडियो में कवर करेंगे डिटेल के साथ। बाकी जो है सीएपीएफ एसी का जो पेपर 2 का मंथली मैगजीन है वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो चुका है, तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और देखो यहाँ पे जो है सीएपीएफ के लिए, प्रॉपर सीएपीएफ के लिए जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल से जो है लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। तो वहां से एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहां पे पेपर 1 और पेपर 2 का डिटेल के साथ वहां पे जो टेस्ट सीरीज को लॉन्च किए गए हैं। पेपर 1 में खुद जो है 16 टेस्ट सीरीज हैं। अब 60 टेस्ट सीरीज अगर लगा लेते हो तो जो सिलेबस है, जो रिवीजन है, वो प्रॉपर अच्छे तरीके से हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज भी वैसे ही डिजाइन किए गए हैं। मोस्टली स्टूडेंट ने जो है उसको ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो उसको रेस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड भी किए जा चुके हैं। तो एक बार वहां से जाके चेकआउट कर लेना, बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत इंफॉर्मेटिव जो टेस्ट सीरीज है। एक वे जो है पैटर्न जो है वो पता चल जाएगा कि किस तरीके से सीएपीएफ में, एक्चुअली सीएपीएफ में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा बेसिक से एडवांस वहां पे कवर हो जाएगा। तो विदाउट टेस्टिंग टाइम चलो अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको कंप्लीट भी करना है हमें लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दिल्ली सल्तनत एक्चुअल में इंडिया में आया कैसे? अगर प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, है ना, तो क्योंकि उस लेक्चर को मोस्टली स्टूडेंट ने नेग्लेक्ट भी किए होंगे, क्योंकि पढ़ते नहीं है उस हिसाब से उस चैप्टर को। इंपॉर्टेंट रूरल जो है डायनेस्टी है उसको कवर किए हैं उसमें। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जब इस्लाम का इंडिया में आया है ना, इस्लाम जब इंडिया में आए तो क्या हुआ था कि जब इस्लाम आए, अब इस्लाम में कौन कौन आए, जैसे कि मोहम्मद गोरी हो गया, गजनवी डायनेस्टी हो गया, घुरिद रीजन के लोग भी इंडिया में आए। ये सब प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं। तो क्या है कि जब 1192 में लास्ट रूलर यहाँ पे रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, तो सेकेंड बैटल ऑफ टेरन हुआ था। तो सेकेंड बैटल ऑफ टेरन में एक मोहम्मद गजनी रहे हैं एक साइड, और दूसरा साइड रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। तो इनके बीच क्या हुआ है, पूरा फाइटिंग हुए हैं। और सेकेंड जब बैटल ऑफ टेरन हुए तो सेकेंड बैटल ऑफ टेरन में पृथ्वीराज जो चौहान है उसका डिफीट हो गया, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार गए। तो जब पृथ्वीराज चौहान हारे तो जो मोहम्मद बिन या फिर जो मोहम्मद गजनी है, इन्होंने क्या किए कि ये तो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिए हैं। तो पृथ्वीराज चौहान को जैसे ही हराया उसके बाद उसका जो एक स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक उसका नाम है, उसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका स्लेव है, किसका स्लेव है, मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी तो वापस अपने होम टाउन चले गए, लेकिन इंडिया को, क्योंकि इंडिया को कैप्चर कर चुके हैं, तो इंडिया को कैप्चर किया तो वहां पे भी तो रूल करना है, रनिंग करना है। तो मोहम्मद जो गोरी है वो तो अपने से चले गए, अपना जो होम टाउन है जहां से आए थे वहां पे चले गए। लेकिन इंडिया को हैंडल करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसको यहाँ पे रख दिए थे। मतलब उसको बोले कि जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से रूल करो, एडमिनिस्ट्रेशन करो। लेकिन जो है मोहम्मद गोरी अपने होम टाउन चले गए। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किए कि उसको मैसेज मिला, कुतुबुद्दीन ऐबक को एक मैसेज मिला कि यहाँ पे जो मोहम्मद गोरी अपने होम टाउन गए हैं, तो ये जो मोहम्मद गोरी है इसका तो डेथ हो गया वहां पे। तो डेथ वहां पे हो गया, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ये इन्होंने क्या किया कि अपना एक रूल स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिए, अपने को एज अ रूलर के फॉर्म में स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। और वहीं से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है पूरा दिल्ली सल्तनत का नींव रखे हैं, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समझ आ गया कि कैसे दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, कैसे इंडिया में स्टैब्लिश हुए हैं। अगर सीरीज को वन बाय वन करके फॉलो कर रहे होंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो मार्क्स जो आएगा वो तो आराम से कैप्चर कर लोगे अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक आया, तो अब थोड़ा सा क्या करते हैं, पूरा डायनेस्टी को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि अच्छे से पूरा समझ आ जाए। क्योंकि जब बेस अच्छे से बनेगा तो फिर जो फाउंडेशन रहेगा, फाउंडेशन के साथ जो स्टैंडर्ड बुक कवर करोगे तो आसानी से समझ आ ही जाएगा। और इतना कवर करने के बाद कि आई डोंट थिंक
कि ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अगर एक बार रिवाइज भी कर लोगे अच्छे से इस स्लाइड को तो आराम से इसको स्कोर कर पाओगे इस मिडाइवल हिस्ट्री में। तो दिल्ली सल्तनत में जब कुतुबुद्दीन ऐबक आए तो उसमें से सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो डायनेस्टी स्टैब्लिश किए गए थे वो स्लेव डायनेस्टी है। ठीक है, अब ये स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि जब अरब एरिया में जाओगे तो जो स्लेव का मतलब होता है वो ममलुक ही होते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो है रफली 1206 से 1290 के बीच जो है एडी, ठीक है, 1206 से 1290 के बीच स्लेव डायनेस्टी ममलुक डायनेस्टी के द्वारा यहाँ पे रूल किए गए हैं। अब इस ममलुक स्लेव डायनेस्टी में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर भी आए हैं, जैसे कि पहला रूलर आएगा वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये खुद आएगा, ठीक है, क्योंकि इसी के द्वारा तो इस्टेब्लिश किए गए हैं। उसके बाद जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी तो नहीं, नेक्स्ट यहाँ पे रूलर आने वाले हैं वो है इल्तुतमिश। और ध्यान रखना ये जो इल्तुतमिश है ना, इन्हीं के द्वारा पूरा जो दिल्ली सल्तनत है उसको कंसोलिडेट करने का काम, उसके साथ जो दिल्ली सल्तनत है उसको एज अ मेन पावर तक, पिक तक ले जाने का काम किसी के द्वारा किए गए हैं, वो इल्तुतमिश के द्वारा ही किए गए हैं। ठीक है, अब डेट को यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जब कवर करेंगे तो वहां से समझ आ जाएगा डेट को। ठीक है, चलो, तो स्लेव डायनेस्टी में पहला कुतुबुद्दीन ऐबक है। सेकेंड जो है इसके बाद जो नेक्स्ट जो डायनेस्टी आएगा, क्या हो गया, पेन कहाँ गया, चलो, फिर पहला डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड जो रूलर है, ठीक है, डायनेस्टी तो स्लेव है, इसके अंदर जो रूलर आएगा पहला कुतुबुद्दीन ऐबक है, सेकंड इल्तुतमिश है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आएगा, इस सब रूलर को याद रखना है ना अच्छे से। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो रजिया आएगा, रजिया जिसे रजिया सुल्तान के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल रहे उस टाइम, क्योंकि रजिया एक तो फीमेल है। अब दिल्ली सल्तनत में ऐसा एक ही यहाँ पे फीमेल लेडी है जिन्होंने रूल किए हैं, वो रजिया सुल्तान है। इसके बाद जो है नेक्स्ट इसी में रूलर आएगा वो है गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट रूलर आएगा वो यही है, बलबन ही आएंगे, और जैसे ही बलबन आएगा तो जो स्लेव डायनेस्टी है उसका पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे स्लेव डायनेस्टी का डिस्ट्रॉय हुआ उसके बाद जो अनदर डायनेस्टी है उन्होंने अपना सर्वोच्च स्थापित जो है कर लिए। तो सेकेंड डायनेस्टी कौन आएगा जो कि इसमें रूल किए जाएंगे इस डायनेस्टी के द्वारा, वो है खलजी डायनेस्टी। ठीक है, खलजी डायनेस्टी आएगा। अब इस खलजी डायनेस्टी में भी तो जो है डिफरेंट रूलर आएंगे, लेकिन जो खलजी डायनेस्टी इसका टाइम पीरियड 1290 से ऑन एन एवरेज 1320 के आसपास ही रहे हैं, क्योंकि देखो 1206 से 1290 तक तो स्लेव डायनेस्टी रहे हैं, ममलुक डायनेस्टी। इसके बाद इसके बीच में 1206 से 1290 के बीच में भी बहुत सारे रूलर आए हैं। ठीक है, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है और बलबन है, और भी रूलर आए हैं, लेकिन उस रूलर को यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, उस राजा को या फिर किंगडम को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही यहाँ पे सफिशिएंट होता है। फिर जैसे ही 1290 में जब स्लेव डायनेस्टी इंड हुए तो 1290 से 1320 के बीच जो है, ठीक है, 1290 से 1320 के बीच जो है ऑन एन एवरेज जो है जो खलजी डायनेस्टी है वो लोग यहाँ पे आए। अब खलजी डायनेस्टी में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रूलर आएगा वो है जलालुद्दीन खलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खलजी हो गया ये डायनेस्टी, ये रूलर आए। इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी, दोनों को याद रखना, एक जलालुद्दीन खिलजी है और एक अलाउद्दीन खिलजी है, ये दोनों यहाँ पे आए और इन्हीं के द्वारा जो है पूरा खिलजी डायनेस्टी को यहाँ पे फ्रेम किए गए, कंसोलिडेट किए, प्लस डिफरेंट यहाँ पे, क्योंकि इस समय जब देखोगे जब खलजी डायनेस्टी आए हैं उस समय जो मुगल का इन्वेजन वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। फिर जैसे ही खलजी डायनेस्टी का डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसके बाद और एक और नया डायनेस्टी आएगा। कौन डायनेस्टी आएगा, इसके बाद वो है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, इसके बाद जो डायनेस्टी आएगा तुगलक डायनेस्टी आएगा, ऑन एन एवरेज 1320 से 1444 के बीच ही ऑन एन एवरेज जो है तुगलक डायनेस्टी आएंगे। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट रूलर जैसे कि गियासुद्दीन तुगलक हो गया। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो है मोहम्मद तुगलक आएगा। फिर इसके बाद जो रूलर आएगा वो आएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। तो ये जो तुगलक डायनेस्टी है इसमें भी तीन इंपॉर्टेंट रूलर आए हैं, गियासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक। अब जैसे ही 1400 जो है ऑन एन एवरेज 1414 टाइम गए, एडी गए, तो इसके बाद लास्ट रूलर यहाँ पे आएगा, वो आएगा कौन सा है, लास्ट रूलर तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक है। इसके बाद और नेक्स्ट एक डायनेस्टी आएगा, है ना, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि समझ आ जाए।
इसके बाद जो डायनेस्टी आएगा वो आएगा सैयद डायनेस्टी। ठीक है, इसके बाद जो डायनेस्टी आएगा सैयद डायनेस्टी, और ये उतना ज़्यादा बहुत टाइम तक नहीं रह पाए हैं, और इसमें जो रूलर आएंगे वो पूरा उतना ज़्यादा स्ट्रांग रूलर के फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा, सब जो है कमजोर ही रूलर देखने को मिलेगा सैयद डायनेस्टी में, जो कि टाइम पीरियड इसका 1414 से 1451 के बीच ही रहे हैं। और इसमें एक रूलर को याद रखोगे, वो है खिज्र खान। ठीक है, खिज्र खान हो गया। फिर फिफ्थ जो डायनेस्टी आएगा वो डायनेस्टी का नाम है यहाँ पे लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी। अब इस लोधी डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर आएगा यहाँ पे वो है बहलुल लोधी। ठीक है, बहलुल लोधी। बस इतना ही पूरा है, दिल्ली सल्तनत में इतना ही कवर करना है। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आएगा, उसमें से ये तीन जो चार रूलर है उसके बारे में कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आएगा वो खलजी डायनेस्टी आएगा 1290 से 1320 के बीच, जो कि जलाउद्दीन खलजी हो गया, अलाउद्दीन खलजी हो गए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी आएगा। तुगलक डायनेस्टी में गयासुद्दीन तुगलक हो गया, मोहम्मद तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है। इसके बाद जो है चौथा और पांचवा जो डायनेस्टी आएगी उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाए हैं, जैसे कि सैयद डायनेस्टी हो गया, फिर उसके बाद लोधी डायनेस्टी है। फिर ये जो लोधी डायनेस्टी में एक और रूलर आएगा इब्राहिम लोधी। तो जब बैटल ऑफ पानीपत होता है तो इब्राहिम लोधी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके डायरेक्टली जो मुगल डायनेस्टी है उसका यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गए, एक डिटेल एक ओवरव्यू यहाँ से समझ लिए कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन रूलर आएगा। और बैकग्राउंड अगर समझना और अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे तो मैं बता दिया हूँ कि कैसे जो है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। एक पिछले क्लास का कम से कम लास्ट का जो हाफ आवर है उसको एक बार कवर कर लेना पिछले, अगर यहाँ के जो है एक ओवरव्यू समझ आया हो तो। बाकी पूरा समझाने का यहाँ पे ट्राई किया हूँ। चलो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी और ममलुक डायनेस्टी से। 1206 से 1290 एडी तक इन्हीं लोगों का यहाँ पे रूल किए हैं, इंडिया में रूल किए हैं। क्योंकि जब मोहम्मद गोरी जो है इंडिया को छोड़ के गए तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर उसको स्लेव भी कंसिडर किए जा सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद गोरी का जो स्लेव है वो यही रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसको यहाँ पे छोड़ के गए हैं ताकि इंडिया में पूरा अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया जाए। ममलुक का यहाँ पे पता चल गया होता क्या है इसका। तो ये ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये टर्किश ओरिजिन है, जो कि स्लेव हैं, एक तरीके के स्लेव हैं, और ये टर्किश ओरिजिन है। क्योंकि जितना भी पीपल आएंगे, ये वाला इंडिया लोकेशन हो गया। अब इंडिया से जो है इधर वाला जो नदर्न वेस्टर्न साइड है पूरा टर्क्स है, और जितना इंडिया में आएगा वो जितना इंडिया में आने वाले हैं सब लोग यहाँ पे मोस्टली टर्क्स ही होंगे, टर्क लोग ही हैं। अरब से भी आए हैं लेकिन मोस्टली यहाँ पे टर्क्स देखने को मिलेगा। जिसमें से सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रूरल के बेस में कवर करना है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 एडी के बीच ही इन्होंने अपना रूल किए हैं। बता दिया हूँ जो मोहम्मद गोरी हैं इन्हीं को छोड़ के गए थे। जैसे ही ये जो 1100 इनकैम्बे लिखा हुआ है ना, ये फर्स्ट बैटल ऑफ क्या है टेरन है, जिसमें से मोहम्मद बिन गोरी और पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद बिन गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन हुआ था। कब हुआ था? 1191 में। लेकिन उस समय क्या है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट कर दिए थे। तो मोहम्मद गोरी है अपने होम टाउन घर चले गए थे, भग गए थे। उसके बाद जो है मोहम्मद गोरी ने फिर से अटैक किए हैं 1192 में, जिसे सेकेंड बैटल ऑफ टेरन बोलते हैं। इसमें जो मोहम्मद गोरी है और पृथ्वीराज चौहान है, तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को यहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान का डेथ हुआ तो उसी से जो है यहाँ पे मोहम्मद गोरी ने उस एरिया को, जिस एरिया में पृथ्वीराज चौहान रूल कर रहे थे, उसको कैप्चर कर लिए। फिर गोरी जो है अपने गजनवीर चले गए, मतलब अपने जो होम टाउन चले गए, और जो इंडियन का अफेयर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसे ऐबक के हाथ में छोड़ के चले गए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, तो जैसे ही गोरी का डेथ हुआ तो उसके बाद ये सोचे, कौन सोचे? जो ऐबक है कि अपने लेवल को यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहिए, इस जो एरिया है उसमें अपने को यहाँ पे एज अ किंग की तरह कवर करना चाहिए, एज अ किंग की तरह अपने आप को इमर्ज करना चाहिए। बाकी देखो, अब एक चीज यहाँ पे ये दिक्कत आएगा कि ऐबक तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि वो तो अरब से आए हैं, टर्क से आए हैं। तो जब ये टर्किश हैं तो इंडिया में अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन करना यहाँ पे आम बात नहीं था उस समय का, क्योंकि ये तो डायरेक्टली टर्क से आए हैं, इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने भी असिस्ट लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो रूलर हैं उसके द्वारा भी असिस्ट लिए गए हैं। जैसे कि
बख्तियार खलजी हो गया, मोहम्मद बिन बख्तियार जो खलजी हैं इससे असिस्ट लिए गए हैं। जैसे इससे असिस्ट लिए, हेल्प मांगे, तो जो बिहार बंगाल वाला रीजन हो गया उसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिए। ठीक है, कुछ इसका आर्किटेक्चर में जैसे कि इस्लाम मॉस्क हो गया दिल्ली में, इसी के रूल में बनाए गए हैं। किसके रूल में? इस ऐबक के रूल में। ठीक है, कुतुबुद्दीन जो ऐबक है इसके ही शासनकाल में बनाए गए हैं। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया अजमेर में जो है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाए गए हैं। अब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, लेकिन आता है यहाँ से। ठीक है, कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार हो गया, इसको बनवाने का काम इसी के द्वारा किए गए हैं। प्लस उसी के साथ जो सूफी सैन जो ख्वाजा है बख्तियार काकी का, इसको भी जो है यहाँ पे बिल्ट किए गए हैं। लेटर जो इल्तुतमिश है इसके द्वारा कंप्लीट किए जाएंगे। देखो जो कुतुब मीनार है ना, इसका फाउंडेशन रखे गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसके बाद जब एक और रूलर आएगा इल्तुतमिश, तो ये जो नेक्स्ट रूलर आएगा इल्तुतमिश, तो इसी के द्वारा ही जो कुतुब मीनार है उसको कंप्लीट किए गए हैं। ठीक है, कंप्लीट करने का काम इल्तुतमिश के द्वारा किए जाएंगे। प्लस जो बलबन का टर्म है, फर्स्ट ट्रू आर्क इन इंडिया स्टाइल यहाँ पे देखने को मिला है। बलबन का जो टर्म है, टर्म मतलब जहाँ पे उसको दफनाए गए हैं। ट्रू आर्क जो होता है ना, इस तरीके से जो आर्क का पैटर्न होता है, अभी भी जितना भी इस्लामिक अगर थोड़ा रिलीजियस प्लेसेस को देखोगे तो ऐसे ही देखने को मिलता है, जो आर्क है इस तरीके से। इसका ओरिजिन जो है इसी टाइम हुआ था, जो मुगल सल्तनत है, मुगल सल्तनत से और थोड़ा प्रीवियस जाएंगे जैसे कि दिल्ली सल्तनत हो गया, तो यहाँ पे ही इसका ओरिजिनेट देखने को मिला है। क्योंकि ये जो आर्क है, ये आर्क ऐसा नहीं कि इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, ऐसा नहीं। ये लोग कहाँ के हैं? टक्स के हैं। टक्स मतलब मोस्टली यहाँ पे इस्लाम ही लोग रहते हैं, तो वहाँ का जो कल्चर है उसको इंडिया में यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रूल किए जाएंगे वो टक्स के द्वारा किए जाएंगे, तो जब रूल किए जाएंगे टक्स के द्वारा, तो उसी के द्वारा ही तो उस जो पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है उसको यहाँ पे यूटिलाइज किए जाएंगे। जैसे कि वहाँ का जो कोई लैंग्वेज हो गया, तो लैंग्वेज को भी इंडिया में इम्प्लीमेंट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इंडिया में उसको रहना है, इंडिया में उसको रूल करना है। ठीक है, अब उसको तो इंडिया का लैंग्वेज पता नहीं है, प्लस वो लोग नहीं चाहेंगे कि जो इंडिया का जो रिलीजियस प्लेसेस है उसका अपलिफ्टमेंट हो, वो लोग तो नहीं चाहेंगे। वो लोग अपना जो टर्किश रीजन है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, अपना जो रिलीजन है उसको यहाँ पे अपलिफ्टमेंट करना चाहेंगे। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो वहीं का एक इन्फ्लुएंसेस देखने को मिला है इस तरीके के। जो ट्रू आर्क हो गया, मॉस्को हो गया, अब मॉस्को में जो डोम टाइप के बने होते हैं ना ऊपर में, ठीक है, इस तरीके से ये सब यहीं से लिए गए हैं, ये सब इन्फ्लुएंसेस होते हैं। ठीक है, लिटरेचर में जैसे कि ताज उल मासिर हो गया, फर्स्ट हिस्टोरिकल क्रॉनिकल जो दिल्ली सल्तनत हो इसी में लिखे गए हैं। इसे किसके द्वारा लिखे गए हैं? निज़ामी के द्वारा। ठीक है, इसे जो है निज़ामी के द्वारा लिखे गए हैं। तो पहला रूरल के बारे में जस्ट इतना ही कवर करना है, मोर देन सफिशिएंट है। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस होके थोड़ा ट्रस्ट करके पढ़ना है इसको। तो कुतुबुद्दीन ऐबक में जो है इतना ही कवर कर लोगे तो बहुत ज़्यादा होता है, बस इसको थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस करने तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही 1210 में क्या हुआ? डेथ हो गया। तो आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगन, चौगन मतलब एक पोलो होता है, पोलो एक टाइप का स्पोर्ट्स है, गेम है। तो पोलो जो है खेल रहे थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, तो पोलो खेल रहे थे, तो उसमें क्या हुआ कि हॉर्स से जो है गिर गए। तो जैसे हॉर्स से गिरे तो 1110 में जो है 1110 एडी में इसका हो गया डेथ। अब जैसे इसका डेथ हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट जो रूलर आएगा वो आएगा इल्तुतमिश। अब ये जो इल्तुतमिश है ये ऐबक का सन इन लॉ है, ध्यान रखना, और ये भी स्लेव है ना, सन इन लॉ है ऐबक, और ऐबक जो कि स्लेव ऑफ स्लेव भी कंसीडर किए जाते थे। तो नेक्स्ट रूलर जो कि 1110 से 1236 के बीच रूल किए जाएंगे वो इल्तुतमिश के द्वारा ही किए जाएंगे। ठीक है, जो कि एक इबरी जो ट्राइब है इससे बिलोंग करते थे इल्तुतमिश। और इन्होंने जो है लेटर ऑफ जो इन्वेस्टर हो गया, जो अबाडिस कैलिफ है। अब ये जो अबाडिस कैलिफ है एक तरह का गॉड कंसीडर कर सकते हो उस समय। अब ये जो अबाडिस कैलिफ है ना, ये जो वेस्टर्न एरिया है जैसे कि जो अफ्रीकन कंट्री है, टर्क्स हो गया, जहाँ पे इस्लाम का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और ध्यान रखना जो ये इल्तुतमिश है यही एक इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हैं इस डायनेस्टी का, जिसके द्वारा पूरा एक लेजिटिमेट इस्टेब्लिश किए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। प्लस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे जो डायनेस्टी है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, जो स्लेव डायनेस्टी है उसको, या प्लस दिल्ली सल्तनत पे कैसे अपने को यहाँ पे इम्पावरमेंट करना,
अपने जो टेरिटोरियल हैं उसको कैसे अपलिफ्टमेंट करना, ये सब किए गए हैं। कंसोलिडेट करने का काम, मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने का काम सब किए गए हैं इल्तुतमिश के द्वारा। और जो रियल फाउंडर होता है, जो दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर, वो इसी को ही कंसिडर किए जाते हैं। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहला कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन जो है अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकली अगर जाए, थोड़ा सा डीप अगर बताऊं, तो जो इल्तुतमिश है इसी को रियल फाउंडर बोले जाते हैं दिल्ली सल्तनत का। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि जैसे ही ऐबक का डेथ हुआ, तो ऐबक का डेथ होने के बाद क्या है कि एक क्या हो जाता है ना कि सक्सेसर कौन बनेगा। अब ऐबक का तो डेथ हो गया, तो सक्सेसर्स के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अब इस बहुत सारे लोग में भी अब लड़ाई होगा, ठीक है, कि हमें सक्सेसर बनना है, हमें सक्सेसर बनना है। तो अल्टीमेटली जो है इल्तुतमिश जो है इसका सक्सेसर बने। लेकिन मिलिट्री चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, ठीक है। जैसे कि एक्सटर्नल में जो ख्वाजी शाह है, ख्वाजमी शाह है, इन्होंने जो गजनी एरिया है इसको ऑक्यूपाई कर लिए। अब ये गजनी एरिया कहाँ का है, समझ पा रहे हो? जो मोहम्मद गोरी है, तो मोहम्मद गोरी का तो डेथ हो गया है। एरिया को समझना, जैसे कि ये इंडिया है, ये गजनवी डायनेस्टी का लोकेशन है। अब मोहम्मद बिन गोरी तो यहाँ पे गजनवी डायनेस्टी मतलब अपने होम टाउन में आ गए हैं। अब जैसे ही अपने होम टाउन में आए हैं, तो उसके बाद जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया में रूल करना स्टार्ट किए, उसी समय जो मोहम्मद बिन गोरी है उसका तो डेथ हो गया। तो यहाँ पे रूल कब कौन करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो ख्वारिज़मी जो शाह है, ये भी जो है इज एक तरीके का रूलर बोल सकते हो। इन्होंने गजनवीड को यहाँ पे कैप्चर कर लिए। अब गजनवीड को कैप्चर कर लिए, तो इसके द्वारा भी जो है इंडिया को कैप्चर करने का चाह रहेगा, क्योंकि प्रोस्पेरियस नेशन है, प्रीवियस क्लास में बताया था इस बात को। तो इसका भी एक चैलेंजेस फेस करना पड़ा। इंटरनल चैलेंजेस जैसे कि मुल्तान हो गया, ग्वालियर, फिर अजमेर हो गया, बंगाल एंड बिहार हो गया, इस एरिया में भी इंटरनल चैलेंजेस थे। इंटरनल जो है लड़ाई लड़ ही रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है इल्तुतमिश के साथ, क्योंकि इंटरनल लड़ाई भी हो रहे हैं, एक्सटर्नल लड़ाई भी हो रहा है वहाँ पे। और इसी बीच में जो पूरा कॉन्केर किए गए हैं, है ना, इल्तुतमिश का जो डायनेस्टी है, जो टेरिटोरियल है, उसको एज अ कंसोलिडेटेड करना अपने आप में चैलेंजेस था, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेवल में रिवॉल्ट ही हो रहे हैं। लेकिन जो है कॉन्क्विस्ट किए गए हैं, डिफेंस किए गए हैं, क्योंकि जो टर्किश रूलर है उसमें रियल कंसोलिडेटर इसी को बोले जाते हैं। किसको? इल्तुतमिश को, ठीक है। रिक्लेम ग्वालियर हो गया, बयाना हो गया, इसको भी रिक्लेम किए हैं। और इसके द्वारा भी डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन भी चलाए गए हैं। क्योंकि अगर मिडिवल हिस्ट्री में देखोगे तो मोस्टली लोग क्या चाहते थे कि अपना जो टेरिटरी है उसको एक्सटेंड करना, जितना एक्सटेंड कर पाओ उतना यहाँ पे बहुत बढ़िया है। क्योंकि सब लोगों के माइंड में एक था कि जितना भी इंडियन टेरिटरी है वो अपने कंट्रोल में होना चाहिए। होता है ना कि अगर किंग है तो हम ही सबसे बड़े किंग होंगे, हमारे नीचे कोई नहीं होना चाहिए। तो ये लोग ऐसे इज्यूम करते थे कि जितना ज़्यादा टेरिटोरियल होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे हमारा सर्वोच्च होगा, इस तरीके से। तो कैंपेन चलाए गए थे, जैसे कि रणथंबोर हो गया, जलोल हो गया, फिर नागदा हो गए, यहाँ पे जो है कैंपेन चलाए गए थे। लिमिटेड सक्सेस मिला जो चालुक्य हैं। तो जो चालुक्य डायनेस्टी है गुजरात, इसको भी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं। तो ये जो गुजरात एरिया है, तो गुजरात एरिया में भी जो है कैंपेन किए गए थे, लेकिन उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला है इसको, ठीक है, इल्तुतमिश को। क्योंकि चालुक्य किंगडम अपने लेवल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे उस समय। बल्कि जो चालुक्य रूलर एक रीजनल किंगडम रहे हैं, लेकिन रीजनल किंगडम होने के बाद भी बहुत अच्छे तरीके से रेपेल किए गए थे इल्तुतमिश का जो कैंपेन है उसको। और इसी के साथ एक और चैलेंजेस आ रहा था इल्तुतमिश को, वो चैलेंजेस था मंगोल का थ्रेट। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मंगोल का यहाँ पे इन्वेजन देखे गए थे वो इन्हीं के डायनेस्टी में देखे गए थे। और मोर प्रिसाइसली जो इल्तुतमिश है, तो इल्तुतमिश के समय ही इसको देखे गए थे, फर्स्ट मंगोल इन्वेजन। अब ये जो मंगोल इन्वेजन है ना, कहाँ पे इसका लोकेशन देखो, ये इंडिया हो गया। और मोस्टली ये जो है ये चाइना का रीजन है, ठीक है। तो चाइना के रीजन से भी इंडिया में इन्वेजन्स हुआ है, ठीक है। और ये चाइना में एक डायनेस्टी है या फिर एक कंट्री अभी भी है, मंगोलिया करके, ठीक है। चाइना के जस्ट ऊपर है मंगोलिया। तो वहां से भी इंडिया में अटैक हुए थे। अब ये जो मंगोलिया रीजन है जहाँ से रूरल इंडिया में अटैक किए हैं, वहाँ के जो रूरल हैं, तो इंडिया में अटैक किए हैं और अटैक भी करेंगे और कैप्चर भी करेंगे। और यही जो मंगोल हैं, यही क्या बनाएंगे, पूरा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे बनाएंगे। इंडिया में मुगल का जो राज होगा वो मंगोलियन ही रहने वाले हैं, ठीक है। अब इसका भी हिस्ट्री है, उसको कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मंगोलिया के टाइम जो है इन्वेजन हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो जो जेंजिस खान है, जेंजिस खान कहाँ का, जो मंगोलिया है, मंगोलिया का रूलर है जेंजिस खान।
तो सेव इंडिया बाई रिफ्यूजिंग सपोर्ट टू जलाउद्दीन ख्वाजिम शाह अगेंस्ट जेंजिस खान, क्योंकि जो जेंजिस खान है ये मंगोलियन रूलर हैं और इसी के द्वारा भी इंडिया में अटैक हुए हैं। चलो यहाँ तक जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश का थोड़ा सा मिलिट्री अचीवमेंट भी देखे हैं, चैलेंजेस भी देखे हैं, थोड़ा हिस्ट्री कवर किए हैं। लेकिन इल्तुतमिश के समय में कुछ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी हुए होंगे, इसको भी कवर करते हैं क्योंकि डिटेल में कवर कर रहे हैं, है ना। ओवरव्यू बस ऐसे ऊपर ऊपर हवा हवाई बात नहीं करना है, यहाँ पे डिटेल में कवर करना है क्योंकि CAPF के अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसको समझो इस बात को। एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि उन्होंने जो पहले तो जो कैपिटल बनाए गए थे वो लाहौर को बनाए गए थे, यहाँ पे लिखा भी होगा आई थिंक। जब कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे तो यहाँ पे लाहौर, ये देखो लिखा ना यहाँ पे लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही रूल किए तो जो लाहौर एरिया है वहाँ पे जो है अपना कैपिटल बनाए थे, लेकिन इन्होंने अपना जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर दिए हैं दिल्ली में और अपॉइंट किए गए हैं इलाइट मिलिट्री स्लेव, ठीक है, एज अ गवर्नर मिलिट्री स्लेव भी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्या हो रहे हैं जो है इन्वेजन हो ही रहे हैं। अब इन्वेजन हो रहा है तो यहाँ पे एक मिलिट्री होना, एक स्टैंडिंग आर्मी होना ये अपने लेवल में बहुत ज़्यादा जरूरी था उस समय, ठीक है। अब ये स्टैंडिंग आर्मी का मतलब ऐसा नहीं कि आर्मी वाले जो है वो पूरा खड़े हैं, ऐसा मतलब नहीं होता है। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब होता है परमानेंट आर्मी, ठीक है। परमानेंट आर्मी मतलब वहाँ पे ऐसे कि अगर कोई टेरिटोरियल है तो उस टेरिटोरियल में परमानेंट आर्मी रहना ही चाहिए। लेकिन पहले क्या होता था, अगर कोई जरूरत है, अगर कहीं पे कोई देश में कॉन्कोर करना है, कैंपेन करना है, तब आर्मी बनाओ और लेके चलो, एक ट्रूप बनाओ लेके चलो। लेकिन अब वो समय गया, अब यहाँ पे मिडाइवल इंडिया है तो अब इसको जो है एज अ स्टैंडिंग आर्मी रखना ही पड़ता था और रखते भी थे क्योंकि कब इन्वेजन हो जाए इन लोगों को भी नहीं पता था। तो इसके बाद जो है जो इल्तुतमिश है इसके द्वारा ही चहलगानी का यहाँ पे फॉर्म किए गए हैं। अब चहलगानी होता क्या है, ये काउंसिल ऑफ 14 है, मतलब अब जो है अगर देखोगे तो दिल्ली शिफ्ट कर दिए, कैपिटल दिल्ली हो गया। दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं मतलब एक सेंट्रल पावर में आ रहे हैं, इंडिया का जो सेंट्रल पावर होता है वहां पे आ रहे हैं। तो जब दिल्ली को कैप्चर कर रहे हैं मतलब उसको अब पूरा जो टेरिटरी है जिसको कैप्चर किया है, कंसोलिडेट किए गए हैं इल्तुतमिश के द्वारा, तो उसको भी तो अब गवर्न करना है। तो गवर्न करने के लिए यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे 40 मेंबर हैं। जैसे कि अभी होता है ना प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर का एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। सेम लॉजिक से वहां पे जो इल्तुतमिश किंग हो गए और उसको असिस्ट करने के लिए 40 यहाँ पे एज अ काउंसिल ऑफ 40 बनाए गए या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए गए। इसे चहलगानी बोले गए हैं, ठीक है, इसको बोले गए हैं चहलगानी या फिर इसी को चालीसा के नाम से भी बोले गए हैं। लेकिन जैसे इसके बाद और रूलर आएगा तो ये चहलगानी सिस्टम को हटा देंगे। लेकिन अभी के लिए याद रखो जो इल्तुतमिश है इसके द्वारा ही इस चहलगानी सिस्टम है इसको यहाँ पे बिल्ड किए गए थे, बनाए गए थे। अब ये जो चहलगानी है तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के फॉर्म में बनाए गए थे, जैसे कि स्पोर्ट डिपार्टमेंट हो गया कहीं पे जो है और अदर डिपार्टमेंट हो गए। स्पोर्ट के साथ अदर डिपार्टमेंट जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट हो गए, और इसको भी वहाँ पे हैंडल किए जाते थे एक पर्सनाइज पर्सनस के द्वारा। प्लस इसी के साथ जो इल्तुतमिश है इसके द्वारा है जो है करेंसी रिफॉर्म भी लाए गए थे, जैसे कि जो सिल्वर करेंसी इसको टंका बोले गए, कॉपर है इसको जीटल बोले गए, प्लस जो कुतुब मीनार है इसको कंप्लीट कराने का काम इल्तुतमिश के द्वारा ही किए गए हैं। और इसी का एक रीजन आएगा वो है जो कि इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का काम। इतना सब जो है इल्तुतमिश में ही क्यों हो रहा है और क्यों यहाँ पे इल्तुतमिश को ही रियल कंसोलिडेटर बोले जाते हैं दिल्ली सल्तनत का, अब समझ आया। क्योंकि हर एक फील्ड में डाइवर्सिफाई करने का, हर एक फील्ड में जो है अपलिफ्टमेंट करने का काम इल्तुतमिश के द्वारा किए गए। एक एडमिनिस्ट्रेशन तो देख लिए है ना, करेंसी रिफॉर्म भी लाए गए हैं, कुतुब मीनार को कंप्लीट किए गए हैं, एक इक्ता सिस्टम भी लाए गए हैं। अब ये इक्ता सिस्टम क्या होता है, देखो ये पार्टिकुलर एक एरिया हो गया, एक लैंड हो गया, अब इसको क्या बोलेंगे, इक्ता बोलेंगे, ठीक है। अब ये लैंड को कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसको दे दिए जाएंगे, इसको असाइन कर दिए जाएंगे, इसको बोले जाएंगे इक्ता, ठीक है। अब ये इक्ता जो है ये लैंड हो गया, इक्ता लैंड है। अब इसको जो कंट्रोल किए जाएंगे जो इंडिविजुअल होगा इसको बोले जाते हैं इक्तादार, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब एक डाउट आएगा कि जो इक्तादार हैं इस लैंड को जो है रन करेंगे, इस लैंड में जो है अपना जितना भी डेवलपमेंट करना वो करेंगे। अब इस लैंड को इक्ता बोल रहे हो, लेकिन इस जो इक्तादार है इसका रेवेन्यू कहाँ से आएगा, ये जो इक्तादार है इसका जो पेमेंट किए जाएंगे वो यही लैंड से किए जाएंगे। तो ये इक्तादार है उसका पूरा जिम्मेदारी था
कि यहाँ पे एग्रीकल्चर कंडक्ट कराना है, ये लैंड का जो भी यूटिलाइज करो, एग्रीकल्चर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्रीकल्चर यहाँ पे कवर कराना है, तो एग्रीकल्चर से जो रेवेन्यू आएगा वो इक्तदार के हाथ में जाएंगे। और रेवेन्यू का सपोज अगर सरप्लस हो गया तो सरप्लस रेवेन्यू डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। मतलब जो इल्तुतमिश है तो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो इस तरीके से जो इक्तदार है, इक्ता है, उसका प्रॉपर फ्रेमवर्क लाए गए थे। किसके द्वारा लाए गए थे? इल्तुतमिश के द्वारा। अब लाने का क्या मतलब था? क्योंकि जो एरिया है उसको तो कंसोलिडेट करना है। अब वास्ट अमाउंट में एरिया है तो इस वास्ट अमाउंट में अकेले तो जो इल्तुतमिश है वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, प्लस जो काउंसिल ऑफ 14 है तो 14 काउंसिल जो है वो लोग भी हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लैंड बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, टेरिटोरियल बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो इसको भी जो है एक पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे इक्ता के फॉर्म में डिवाइड किए गए हैं। इस तरीके से जो है पूरे जो कंट्री इसको इक्ता के सिस्टम में डिवाइड कर दिए थे। अब इक्ता के सिस्टम में डिवाइड करेंगे तो उसको जो है एक रन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि जितना भी इस लैंड है उसको रेवेन्यू एक तो इक्तादार के पास ही जाएगा, साथ ही साथ सेंट्रल के पास जाएंगे, तो अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। सीधी सी बात, अगर एक मॉडर्न लेवल में अगर बताऊं तो डिसेंट्रलाइजेशन करने का काम इसके द्वारा किए गए थे, इनडायरेक्टली है, ठीक है ना। इक्ता सिस्टम जैसे कि बताया ये पर्शियन से ओरिजिन है। रेवेन्यू असाइनमेंट किए जाते हैं गिवन टू नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ सैलरी, वही बताया ना, जो सैलरी यहाँ पे नहीं देते थे, लेकिन जो लैंड है वहां से, इस पर्टिकुलर लैंड से जो इनकम आ रहे हैं वो डायरेक्टली इक्तादार के हाथ ही में चले जाते थे। ये जो होल्डर है, होल्ड की या तो इक्तादार बोल सकते हो या फिर मुफ्ती हो गया, वाली हो गया, एक अदर नेम है, ठीक है। एक होता है इक्तादार। अब इक्तादार के अलावा भी इसका और नाम है, जैसे कि मुफ्ती हो गया, मुफ्ती के साथ जो वाली हो गया, ये इसका अदर नेम है। अब क्यों यूज किए जाते थे? जो रेवेन्यू आ रहा है तो जो पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया, जो ट्रूप हो गए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो लैंड दे दिया है तो लैंड बस दिए है, इसके साथ जो ये इक्तादार है, जो मुक्ति है, इसको एज अ ट्रूप भी मेंटेन करना पड़ता था। क्या पता अगर कोई बाहर के कंट्री से आके यहाँ पे इन्वेजन कर दे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रूप की जरूरत है। तो ट्रूप का भी सैलरी जो आता था, सैलरी दिए जाते थे, वो कहाँ से दिए जाते थे? इस पर्टिकुलर लैंड से जो इनकम आ रहा है वहां से। तो जो सेंट्रल में जो इल्तुतमिश बैठे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको भी इसका मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं होता था। इस तरीके से पूरा डिवीजन किए गए थे, समझ पा रहे हो इसका। प्लस जो सरप्लस आते थे, जिसे यहाँ पे फाजिल बोल रहे हैं, उसको सेंट्रल में भेज दिए जाते थे, ठीक है। प्लस एक चीज और याद रखना, जो इक्तादार है वो अभी के रेस्पेक्ट में जब इल्तुतमिश रूल किए हैं तो उस समय कोई यहाँ पे हेरिडिटरी नहीं चलता था, ट्रांसफरेबल नहीं चलता था। मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे कोई पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को उसके बाद सन यहाँ पे आएगा तो सन इसको होल्ड करेंगे, सन के बाद इसका ग्रांड सन आ जाएगा तो इसका सन यहाँ पे होल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हेरिडिटरी उस समय नहीं थे, है ना, इस पॉइंट को याद रखना। जो मेनली जो द्वाब रीजन है वहां पे दिए गए थे, द्वाब रीजन जहाँ पे फर्टाइल एरिया है। अब द्वाब रीजन जो है पूरा फर्टाइल होता है, जहाँ पे दो रिवर का एमलगमेशन होता है, उस एरिया को बोल रहे हैं। तो जो फर्टाइल है, अब फर्टाइल एरिया है तो फर्टाइल एरिया है तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा। अब एग्रीकल्चर ज़्यादा होंगे तो सरप्लस होगा, ठीक है। अब सरप्लस होंगे तो इनकम ज़्यादा आएगा, ठीक है, जो फार्मर का इनकम बहुत ज़्यादा आएंगे। प्लस धान का सरप्लस है तो सेंट्रल के पास भी भेजे जा सकते हैं, क्योंकि जो इक्ता सिस्टम असाइन किए गए थे मेनली जो द्वाब रीजन है वहीं पे असाइन किए गए थे। ऐसा क्यों रीजन, या फिर उसका क्या रीजन है? क्योंकि द्वाब रीजन एक तो रिवर फ्लोमेंट एरिया है, ठीक है, प्लस वहाँ पे फर्टाइल एक मेन रीजन है, क्योंकि जितना ज़्यादा लैंड फर्टाइल होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया, इस सब चीज़ का प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। न केवल एग्रीकल्चर, अदर क्रॉप है उसका भी प्रैक्टिस यहाँ पे किए जा सकते हैं। लेकिन बाद में जब तुगलक डायनेस्टी आएगा तो तुगलक डायनेस्टी यहाँ पे हेरिडिटरी बन जाएगा। जो इक्तादारी वाला जो सिस्टम है वो हेरिडिटरी तुगलक डायनेस्टी में बनेगा। लेकिन अभी तो यहाँ पे ममलुक डायनेस्टी अभी कवर कर रहे हैं, तो एट प्रेजेंट जो है ध्यान रखना नॉन हेरिडिटरी रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूलर आएगा वो है रजिया सुल्तान। अब ये रजिया सुल्तान बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा एक रूलर आया है जो कि फीमेल रूलर है, उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं एज अ मुगल की तरह, या मुगल तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे एज अ सुल्तान की तरह यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं, किंग की तरह। लेकिन इसका रूल बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे हैं, 1236 से 1240 ही तक रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एक फीमेल रूलर है और बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, इसका रेसिस्ट भी बहुत ज़्यादा किए गए हैं। तो केवल जो 4 साल है तो 4 साल के लिए ही रूल किए गए हैं। ओनली फीमेल रूलर रहे हैं दिल्ली सल्तनत का,
जो आईबीएन बतूता है इसके द्वारा भी कई यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कि रोड हॉर्सेस हो गया, लेड आर्मीज हो गया, डिस्कार्टेड वेल हैं, ये आईबीएन बतूता के द्वारा लिए गए हैं। लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट अगर देखोगे तो जो रैनथैम्बोर है उसके अगेंस्ट भी इसके द्वारा कैंपेन किए गए हैं, जो रैनथैम्बोर एरिया है, क्योंकि उस समय भी जो है टेरिटोरियल एक्शन करना ही करना है। जो नॉन टक्स है उसको भी यहाँ पे प्रमोट किए गए इसके द्वारा, है ना, इंगर टर्किश नोबल। ऐसा क्यों? देखो रजिया सुल्तान या फिर जितना इसका डायनेस्टी आ रहा है सब टक्स हैं। अब ऐसा होता है नहीं कि अगर हम टक्स हैं और सामने वाला भी टक्स है तो भाई भाई, समझ पा रहे हो? अगर यहाँ पे सामने वाला नॉन टक्स है और यहाँ पे बगल में जो है एक टक्स पीपल है, टर्किस है ना, टक्स का मतलब यहाँ पे टर्किस का बात कर रहे हैं। तो अगर टर्किस को जो है खुद टर्किस हो और अदर टर्किस को जो है अगर मुनाफे में नहीं ले जा रहे हो, ठीक है, उसके लिए जो अपलिफ्टमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन जो नॉन टक्स है उसको अपलिफ्ट कर रहे हो, तो इससे क्या हो जाता था, बहुत ज्यादा एंगर आते थे। बाकी जो टर्किश नोबल है, टर्किश नोबल मेनली जो चहलगाम है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है चहलगानीज जो है, चालीसा जो है, जो 40 है, 40 मेंबर, उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वो लोग बोलते थे, ये जो चहलगाम्स हैं, है ना, जो चालीसा है, वो लोग बोलते थे कि जो टक्स पीपल हैं तो टक्स को ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। लेकिन जो रजिया सुल्तान क्या करते थे कि जो क्या करती थी कि जो नॉन टक्स है उसको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। तो यहीं से एक रीज़न यहाँ पे कंटेंशन ये भी हुआ। प्लस जो चहलगानी है या फिर जो चालीसा है, 40, इसके आपस में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गए कि यहाँ पे नेक्स्ट जो रूलर बनेगा कौन, क्योंकि रजिया सुल्तान जैसे ही बना तो ये तो 4 ही साल के लिए बनेंगे, उसके बाद पावर स्ट्रगल भी स्टार्ट हो गए विहित चलगानी, क्योंकि जो रजिया सुल्तान है उस तरीके से इफिशिएंट वे में गवर्नमेंट को रन नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद जो है जो अमीर आखुर हैं इसको यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे रेबेल भी किए हैं, और लास्ट में जब असासिनेटेड किए गए हैं इसका, तो वाइल सप्रेसिंग रेबेलियन इन सदर्न पंजाब, ये तो लास्ट में उसका डेथ हुआ है, ठीक है। रजिया सुल्तान का यहाँ पे सप्रेशंस करते हुए असासिनेशंस भी करा दिए रजिया सुल्तान का, ठीक है। इसके बाद जैसे रजिया सुल्तान का डेथ हुआ, इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आएगा वो है गयासुद्दीन तुगलक या फिर गयासुद्दीन बलबन, शॉर्ट में इसको बलबन कंसीडर करते हैं, जो कि 1166 से 1287 एडी के बीच इन्होंने अपना रूल किए गए हैं, है ना, बलबन। अब ये बलबन जो कि एक फार्मर, ये भी टर्किस ही है, ठीक है, ये भी टर्किस हैं। इंडेड कॉन्फ्लिक्ट विद सुल्तान और नोबल। अब ये जो बलबन का अगर थोड़ा सा ये देखोगे तो ये जो रजिया सुल्तान है या फिर जो दिल्ली सल्तनत है तो उसमें एज अ आर्मी की तरह लीड कर रहे थे बलबन। तो उसके बाद जो है कॉन्फ्लिक्ट हुए, रजिया सुल्तान जैसे ही उसका डेथ हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर से पावर में कौन आएगा, ये लड़ाई छिड़ गए। तो पावर में जो है आने के लिए सुल्तान हो गया और जो नोबल्स है इसके आपस में यहाँ पे लड़ाई होना स्टार्ट हो गया। तो लड़ाई के बीच यहाँ पे फायदा उठाया बलबन, और बलबन जो है एज अपने को एज अ किंग की तरह इस्टेब्लिश कर लिए, जो कि शैडो ऑफ गॉड के नाम से जाने जाते हैं। किसको? बलबन को। जिल ए इलाही, शैडो ऑफ गॉड ऐसा कंसिडर किए जाते हैं बलबन को। लेकिन जो बलबन ही है जिन्होंने जो चहलगानी सिस्टम है इसको यहाँ पे अबॉलिश कर दिए। क्यों अबॉलिश किए? क्योंकि जो चालीसा है, चालीसा या फिर जो चहलगानी है, जो 40 है, ये लोग नहीं चाहते थे, नहीं चाह रहे थे कि जो बलबन है ये क्या बने, रूलर बने, किंग बने, लेकिन यहाँ पे बन गए। तो जैसे ही रूलर बने तो चहलगानी जो सिस्टम है उसको यहाँ पे अबॉलिश कर दिए। प्लस जो ईरानियन जो कोर्ट का रिचुअल्स हैं, जितना भी रिचुअल्स है, जैसे कि प्रोस्ट्रेशन हो गया, किसिंग फीट हो गया, इन सबको फिर से इंट्रोड्यूस कर दिए। इसी के समय जो स्पाइस सिस्टम है, जो जासूसी यहाँ पे सिस्टम होता है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव किए गए, क्योंकि बलबन के समय भी जो मंगोल का इन्वेजन है वो बहुत ज़्यादा ही तीव्र हो रहे थे, ठीक है, उसका इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे थे। जो जस्टिस है उसको स्ट्रिक्ट कर दिए, इम्पार्शियल जो जस्टिस होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किए गए हैं। जो इंडियन मुस्लिम है फ्रॉम हाई ऑफिसर उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिए, क्योंकि वहाँ पे इंडियन पीपल भी रह रहे थे। तो जो इंडियन पीपल जो हाई पोर्टफोलियो में रहे थे, जो इंडियन मुस्लिम पीपल है, उसको भी यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिए। और ये जो है केवल जो टर्किश नोबिलिटी है उसको ही ज़्यादा फोकस करते थे। होता है ना, अगर टर्किश मैं, सामने वाला भी टर्किश, तो भाई भाई वाला। तो वह ये लोग क्या करते थे कि जो अगर कोई टर्किश नोबिलिटी है उसको ही बहुत ज़्यादा फेवर करते थे, बाकी जो इंडियन पीपल है उसको नेग्लेक्ट ही किए। क्योंकि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि जो हाई ऑफिसर में जितना भी इंडियन मुस्लिम लोग थे उसको भी हाई ऑफिसर से हटा दिए गए, ठीक है। इसका जो रूल चलता था वो लॉ एंड ऑर्डर, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की तरह था। कैसे? जो ब्लड और आयरन एक साथ हो सकते क्या, या फिर ब्लड और आयरन, आयरन मतलब लोहा ऐसा कंसिडर कर लो,
तो जो रूथलेस सप्रेशन होता है वो इसी के द्वारा किए गए हैं। बहुत ज़्यादा सप्रेशन हो गया, जो रोबर्स हो गया, अवधेन द्वाब हो गया, जो मेवाड़ का रीजन हो गया, उसको रूथलेस सप्रेशन, सप्रेशन मतलब दबाने का काम बहुत ज़्यादा किए गए हैं। प्लस उसी के साथ जो अफगान सोल्जर हैं, कॉलोनीज जो बनाए गए थे, द्वाब रीजन हो गया, फिर रोहिला खंड वाला रीजन हो गया, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिलिट्री यहाँ पे एडवांसमेंट, मिलिट्री एडवांसमेंट तो किए नहीं, लेकिन सप्रेशन करने का काम बहुत ज़्यादा किए गए हैं। उसी के साथ कुछ मिलिट्री रिफॉर्मर में जो दीवान अर्ज हैं, दीवान अर्ज मतलब होता है जो सोल्जर डिपार्टमेंट होते हैं ना, या फिर जो मिलिट्री डिपार्टमेंट होते हैं, तो मिलिट्री डिपार्टमेंट को यहाँ पे रीऑर्गेनाइज करने का काम इसी के द्वारा किया गया, बलबन के द्वारा। प्लस जो अनफिट सोल्जर है उसको भी पेंशन देना स्टार्ट किए हैं, और स्ट्रांग जो स्टैंडिंग आर्मी है जो मंगोल को काउंटर करने के लिए ये भी स्टैब्लिश कर दिए हैं, क्योंकि मंगोल का जो है इन्वेजन बहुत ज़्यादा होता था, तो उस समय के लिए एक जरूरत था वो है स्टैंडिंग आर्मी का। ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ये रहा कुछ जो डिस्कस करना था हमें, जो ममलुक डायनेस्टी है उसके बारे में। ममलुक डायनेस्टी टोटल यहाँ पे 5 डायनेस्टी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इस पांचों डायनेस्टी में पहला डायनेस्टी को कवर कर चुके हैं। ठीक है, पहला डायनेस्टी ममलुक डायनेस्टी को कवर किए हैं। अब नेक्स्ट डायनेस्टी को कवर करेंगे वो है खलजी डायनेस्टी को। तो खलजी डायनेस्टी कैसे पावर में आए यहाँ पे, उसको अब 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं ऑनवर्ड। तो देखो, खलजी डायनेस्टी जो कि इसका टाइम पीरियड रहे हैं 1290 से 1320 एडी के बीच ही इसका टाइम पीरियड रहे हैं। इसमें खलजी डायनेस्टी में क्या होता था कि जितना भी यहाँ पे जो पर्सन देखोगे वो टर्किस भी थे और अफगान्स भी थे, क्योंकि लोकेशंस अगर देखोगे इंडिया का, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अफगानिस्तान के साथ भी यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो खलजी डायनेस्टी में देखोगे तो ये टर्किश रूलर भी रहेंगे इसमें, प्लस अफगान ओरिजिन भी रहेंगे। अब ये लोग आए कैसे इंडिया में, तो जब गुरिड इन्वेजन हुआ था, जो मोहम्मद बिन गोरिग हो गया है ना, गोरी हो गया है, तो ये लोग क्या किए थे, तो आए तो थे इंडिया में इन्वेजन, लेकिन उस समय भी कुछ लोग जो अफगान रूलर हैं, टर्किश पीपल हैं, वो लोग भी इंडिया में आए थे। ठीक है, तो इंडिया में जैसे आए इन्वेजन के इंडिया में, तो कुछ जो पीपल हैं जो कि टर्किश अफगान ओरिजिन पीपल हैं, लोग बंगाल या फिर जो बिहार एरिया वहाँ पे सर्च में, या फिर पॉलिटिकल एडवांटेजेस के सर्च में वहीं पे सेटल हो गए, क्योंकि आए थे मोहम्मद गोरी के साथ। अब मोहम्मद गोरी तो वापस चले गए, लेकिन कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो तो इंडिया में ही रहे ना। ठीक है, वो तो इंडिया में ही रहे हैं, तो कुछ पॉलिटिकल एडवांटेजेस मिल जाएगा, गेन हो जाए, इस तरीके से जो है ये लोग जो खलजी डायनेस्टी के साथ आए थे वो लोग यहीं पे रहे हैं। जिसमें से जो पहला रूलर है वो है अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी यहाँ पे जलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी बाद में आएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1290 से 1296 एडी के बीच रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो जलाउद्दीन खिलजी हैं, और इसी के थ्रू जो है पूरा अलाउद्दीन या फिर जो जो जलाउद्दीन खिलजी है, इसी के थ्रू जो पूरा खिलजी डायनेस्टी है इसका ओरिजिन हुआ है। कैसे ओरिजिनल, एक तो ब्रीफली समझ आ गया कि जो है एडवांटेजेस, पॉलिटिकल एडवांटेजेस की वजह से जो है एक एरिया में रहे हैं। लेकिन जब जलाउद्दीन खिलजी आए हैं, तो जलाउद्दीन खिलजी जो है एक मिलिट्री कमांडर रहे हैं ममलुक डायनेस्टी में। ठीक है, अब ममलुक डायनेस्टी जो स्लेव डायनेस्टी अभी डिस्कस किए हैं, अब इस ममलुक डायनेस्टी में लास्ट रूलर तो यहाँ पे बलबन रहे हैं। तो जैसे ही बलबन का डेथ होगा, तो बलबन का डेथ होने के बाद जितना भी अब सक्सेसर आएगा वो पूरा बहुत ज़्यादा वीक सक्सेसर आएंगे। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे रूल्स हो गया, रेगुलेशंस हो गया बनाए गए थे, चाहे बलबन के द्वारा हो, इल्तुतमिश के द्वारा हो, तो उतने अच्छे तरीके से जब लेटर रूलर आएंगे तो संभाल नहीं पाएंगे। तो वहीं के जो है एक मिलिट्री कमांडर रहे हैं, एक जो है मिलिट्री कमांडर रहे हैं इस ममलुक डायनेस्टी में, है ना, या फिर बलबन के जो बलबन का टाइम है उस टाइम पीरियड में भी बोल सकते हो। तो जो जलाउद्दीन खिलजी हैं, इन्होंने क्या किए हैं, आर्मी कमांडर रहे हैं, तो आर्मी कमांडर रहे हैं तो बाकी सबको जो है पूरा असासिनेट करते हुए अपने को एज अ जलाउद्दीन खिलजी के रूप में, और अपने को एज अ जो खिलजी डायनेस्टी उसके रूप में यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, है ना, इस्टेब्लिश कर दिए हैं जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे जो वीक सक्सेसर आया है बलबन का, तो बलबन के बाद जितना भी सक्सेसर आएगा पूरा वीक आएंगे। और कुछ यहाँ पे नोबल के साथ कॉन्स्पिरेसी करके, है ना, जलाउद्दीन एक साइड जलाउद्दीन हो गए, और बलबन के जो एरिया में रहे, या फिर बलबन जो रूल कर रहे थे, तो उसमें भी कुछ नोबल में रहे हैं, तो उसके साथ मिल के जो बलबन है उसको तो यहाँ पे डेथ कर दिया, असासिनेट कर दिए। तो उसके बाद जलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ पे रूल में आ गए, और जैसे जलाउद्दीन खिलजी जो है रूल में आए, तो वहीं से खिलजी डायनेस्टी का यहाँ पे फाउंडेशन रख दिए। ठीक है, 1290 में खिलजी डायनेस्टी के यहाँ पे फाउंडेशन रखे गए थे जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। समझ आया बात?
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिन कैसे हो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फैक्ट तो पढ़ लोगे, फैक्ट में पढ़ने पढ़ने यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इंटरलिंक भी होना चाहिए। जब इंटरलिंक कर पाओगे, जब कॉन्सेप्चुअल पता होगा, तो फैक्चुअल तो ऑटोमेटिकली पता होगा। तो जो जलाउद्दीन खिलजी है, थोड़ा सा कॉन्स्पिरेंसी करके जो है पूरा खिलजी डायनेस्टी को तो बना लिए है, तो इसके द्वारा भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म किए गए थे। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे बोलोगे कि कई यहाँ पे रूल बनाए गए थे वो पीपल ओरिएंटेड है, कई रूल को देखोगे तो पीपल के डायरेक्टली अगेंस्ट में है। तो ये मिक्स मैच बनाए गए थे इसका रूल, जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए थे वो वाला। जैसे देखो, पहला अगर देखोगे तो अभी डिस्कस किए हैं कि जो बलबन है या फिर इल्तुतमिश है, इसके द्वारा जो टर्किश मोनोपोली को यहाँ पे क्या कर दिए गए थे, टर्किश मोनोपोली था, ठीक है, यहीं पे अभी तो डिस्कस किए हैं। कहाँ गया, यहाँ पे देखो कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे जो बलबन है, तो बलबन ने क्या किए थे कि जो जो हाई ऑफिसेस हैं, है ना, जो नोबल मैन हो गया, जो या फिर जो मिनिस्ट्री हो गया, तो हाई ऑफिसेस में जो इंडियन मुस्लिम है उसको एक्सक्लूड कर दिए थे बलबन के द्वारा। लेकिन इसको यहाँ पे क्या किए, थोड़ा सा रिलीफ किए, जो टर्किश मोनोपोली थे जिसमें से इंडियन मुस्लिम को एक्सक्लूड कर दिए थे, उसको यहाँ पे रिमूव किए हैं जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और यहाँ पे क्या किए, इंड किए हैं टर्किश मोनोपोली का, मतलब वही बोले गए थे कि इंडियन मुस्लिम जो है यहाँ पे अपॉइंट नहीं हो सकते, तो उसको यहाँ पे इंड कर दिए गए हैं, ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। लेकिन जो टक्स हैं इसको एक्सक्लूड भी नहीं किए हैं, ध्यान रखने इस चीज को। प्लस यहाँ पे जो मॉडरेट हो गया टॉलरेंस पॉलिसी है, इसके द्वारा अपनाए गए हैं जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यहाँ पे बोले बल्कि गए हैं, लेकिन कई यहाँ पे रूल देखोगे, जैसे कि आप 50% टैक्स लगाते हैं। अब बताओ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में 50% टैक्स लगाओगे तो यहाँ पे क्या टॉलरेंट पॉलिसी कंसीडर किए जा सकते हैं? बल्कि यहाँ पे बोले गए हैं कि मॉडरेट हो गया, टॉलरेंस पॉलिसी हो गया, इसको यहाँ पे सपोर्ट किए जाते हैं। प्लस जो स्टेट मेजोरिटी और जिसमें जो हिंदू मेजोरिटी वाला स्टेट है, वहाँ पे स्ट्रिक्टली जो इस्लामिक लॉ है इसको इन्फोर्स नहीं किए गए थे। वही पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे कुछ रूल ऐसे देखोगे कि पीपल ओरिएंटेड है, कुछ यहाँ पे पीपल के अफेयर्स में आ जाते हैं, निगेटिव में। तो एजर्टेड दैट स्टेट रूलिंग अ हिंदू मेजोरिटी कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली इस्लामिक, ऐसा भी बोले गए हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन समझ आया। लेकिन इसके द्वारा जो है बहुत ज़्यादा मिलिट्री अचीवमेंट भी देखने को मिले। कैसे? क्योंकि ये जो मंगोल अटैक है ना, ये तो जब अभी डिस्कस किए हैं ममलुक डायनेस्टी, वहाँ से ओरिजिनेट हो गया था। और ये जो ओरिजिनेट वहाँ से हुए, लेकिन यहाँ तक भी वो चले ही आ रहे हैं। मंगोल का जैसे कि खिज्र खान हो गया, है ना, उसी के बाद जो है जितना भी मंगोल का रूलर आएगा, तो उसमें जो मंगोल अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, कॉमन देखने को मिला है। तो इसमें से जो है पूरा हराने का काम, प्लस इन्वेजन्स करने का काम मंगोल का, उसको रेसिस्ट करने का काम अच्छे तरीके से जलाउद्दीन खलजी के द्वारा भी किए गए हैं। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही जलाउद्दीन खलजी का लास्ट टाइम आया, मतलब उसके बाद जो जलाउद्दीन खलजी इसको असासिनेट कर दिए। क्यों असासिनेट कर दिए? क्योंकि इसका जितना भी यहाँ पे नीचे में चाहे ग्रैंड सन हो गया है, चाहे उसका नेफ्यू हो गया है, तो ये लोग क्या है कि इसको असासिनेट किए। क्यों किए? ताकि वो अपने को यहाँ पे पावर में ले आ सके। तो उसी में एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पता होना चाहिए, जो अलाउद्दीन खिलजी है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसको असैसिनेट करके ही पावर में आए हैं। अलाउद्दीन खिलजी कब आए हैं? 1296 से 1316, है ना, 1296 में तो आए हैं, लेकिन 1316 एडी तक इन्होंने अपना रूल किए हैं। तो जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, इन्होंने एसेंड किए थ्रोन, ठीक है, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इन्होंने ही क्या किए, पूरा जो जलाउद्दीन खिलजी हैं उसको असासिनेट कर दिए हैं। तो इन्होंने जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो है थ्रोन में आए, अपने को एज ए रूलर कंसीडर किए, रूलर बने, तो जो अथॉरिटेरियन है, इनटॉलरेंस रूलर का जो सेंस होता है, ये इन्हीं में देखने को मिला है। क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उतना अच्छे तरीके से टॉलरेंस नहीं थे, चाहे रिलीजियस टॉलरेंस ले लो, चाहे अदर फैक्टर में टॉलरेंस ले लो, इसमें नहीं देखने को मिला है। अथॉरिटेरियन है, मतलब हम जो कहेंगे वही कहेंगे, जो तानाशाही होता है ना, बस तानाशाही से इसको लिंक कर सकते हो अलाउद्दीन खिलजी को। इसका सीधा सा ऑब्जेक्टिव था कि जो गवर्नमेंट होगा वो पूरा सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा, जो अलाउद्दीन बोलेंगे वही करना है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था। प्लस जितना भी जो नोबल रेबेल कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जब अलाउद्दीन खिलजी का थोड़ा सा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट देखेंगे, तो इसके द्वारा ऐसे ऐसे रूल लाए गए हैं, जैसे कि 50% जो टैक्स हैं, ये बताया हूँ, 50% टैक्स के बाद यहाँ पे जो एग्रीकल्चर टैक्स हो गया उसको लेना स्टार्ट कर दिए हैं, फिर अलग से और टैक्स लेना स्टार्ट किए हैं, अभी डिस्कस करते हैं। तो इससे क्या होता था कि जितना भी पर्सन है
अब नोबलमैन कौन होंगे, जो कि अभी इक्तादार वाला सिस्टम चल रहा था। तो ये जो इक्ता में जो लैंड यहाँ पे होल्ड करके रखे थे, जहाँ पे जो इक्तादार हैं, जो नोबलमैन है, जो उस एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कराते थे, तो उसको यहाँ पे रेबिलियन जो किए जा रहे थे उसको सप्रेस करने का काम। अब ये डाउट आएगा कि जो इक्तादार हैं, जो नोबलमैन है, वो लोग जो हैं स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं, ठीक है, रेबेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो ना 50% यहाँ पे टैरिफ लगा रहे हो, 50% टैक्स लगा रहे हो, मतलब 100% जो है अगर शो करोगे, ठीक है, अगर 5000 से यहाँ पे अर्न कर रहे हो तो 2000 2500 जो है, ठीक है, 2500 जो है इसको तो डायरेक्टली सेंट्रल में देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहे थे, तो नोबल मैन के द्वारा भी जो रेबल किए जाते थे उसको भी सप्रेस करने का काम, जो ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन भी किए जाते थे, क्योंकि मेंटेन करना भी इसका जिम्मेदारी था। क्यों? क्योंकि अभी डिस्कस किए हैं कि जो मंगोल रूलर है इसके द्वारा बहुत बार बार इन्वेजन हो रहा है, तो उस इन्वेजन को यहाँ पे कब करने के लिए, रोकने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टैंडिंग आर्मी को भी मेंटेन किए जाते थे। अब देखना यहाँ पे कुछ, जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इसके द्वारा किए गए थे, तो अगर एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म को देखते हैं, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, तो जो डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शंस का पार्ट होता था वो यहीं से स्टार्ट हुए। पहले क्या होता था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को इस पर्टिकुलर लैंड को असाइन में कर दिए हैं, अब इस लैंड को क्या बोलते हैं, इक्तदार बोलते हैं। मतलब ये जो लैंड है, तो लैंड से जो रेवेन्यू आएगा वो पहले इक्तदार के पास जाएंगे, अब जो इक्तदार है इक्तदार से डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे। लेकिन अब इसके द्वारा क्या किए गए हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, कि जो इक्तदारी वाला सिस्टम है, जो मिडिल मैन है, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हटा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे बोले हैं ना डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम पिजन, अब डायरेक्टली जो लैंड से रेवेन्यू जितना भी आएगा वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। अब इस तरीके से जो मिडिल मैन रहते थे, चाहे मुफ्ती बोल लो चाहे इक्तदार बोल लो, इन सब चीज़ को यहाँ पे हटा दिए गए हैं, ठीक है, अबॉलिश कर दिए हैं। जो विलेज का इंटरमीडिएट है इसको साइड लाइन कर दिए हैं। प्लस यहाँ पे जो प्रिविलेजेस दिए जाते थे, जो लैंड लॉर्ड को जो प्रिविलेजेस मिलता था, उसी के साथ जो विलेज हेडमैन है जिससे मुक्तादम बोले जाते हैं, इसको जो भी प्रिविलेज दिए जाते थे उस सब प्रिविलेजेस को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिए, मतलब हटा दिए। पहले जैसे कि स्टैंडिंग आर्मी ये लोग रखते थे, डिस्कस किए हैं, तो इस स्टैंडिंग आर्मी को भी अब नहीं रख सकते हैं। तो जितना रूल्स जितना भी यहाँ पे मेंटेन किए जाते थे, प्रिविलेज दिए जाते थे, जो मिडिल मैन है या फिर विलेज हेडमैन है उसको यहाँ पे हटा दिए। अब जैसे ही हटाए तो इसके बाद जो है कुछ यहाँ पे इम्पोज किए गए, क्या इम्पोज किए गए हैं, टैक्स इम्पोज किए गए हैं। जैसे कि अगर ग्रेजिंग कराना है तो ग्रेजिंग के लिए अलग से टैक्स दोगे, जैसे कि चराई टैक्स हो गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर ग्रेजिंग करा रहे हो तो चराई टैक्स दोगे, अगर हाउस यहाँ पे रखे हो जो हाउस टैक्स दिए जाते हैं, अब जहाँ पे रह रहे हो उसका भी यहाँ पे टैक्स देना पड़ रहा है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम, जिसे यहाँ पे गारी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो टैक्स भी इम्पोज किए गए थे वो पुअर पीजेंट के लिए इम्पोज नहीं किए गए थे, ये वेल्दी क्लास के लिए भी इम्पोज किए गए थे। मतलब पुअर पीजेंट यहाँ पे हाउस टैक्स हो गया, ग्रेजिंग टैक्स हो गया, वो नहीं देते थे, केवल जो वेल्दी क्लास है, जो नोबल मैन है, उसको ही यहाँ पे टैक्स देना पड़ता था। यही तो एक रीजन से यहाँ पे लिखे भी गए हैं कि क्रूसिंग नोबल रेबेलियन, नोबल लोग भी रेबेल कर रहे थे। क्यों रेबेल कर रहे थे अब समझ आ रहा है। पहले तो इक्तदारी वाला सिस्टम हटा दिए हो, प्लस यहाँ पे टैक्स ला रहे हो, अब टैक्स भी लगाओगे तो जो नोबल मैन है, जो वेल्दी क्लास है, उसी लोगों को बस टैक्स देना पड़ेगा, बाकी अदर जो पीपल है उसको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। प्लस जिस तरीके से जो जलाउद्दीन खिलजी या फिर जो बलबन है ना, बलबन के और थोड़ा सा पीछे जाओगे इल्तुतमिश हैं, तो इन लोगों ने जो स्पाइस सिस्टम लाए गए थे उस स्पाइस सिस्टम को हाईली ऑर्गेनाइज किए गए हैं। क्यों हाईली ऑर्गेनाइज किए हैं? क्योंकि इस समय जो मंगोल का इन्वेजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, ठीक है। मंगोल का इन्वेजन के साथ अदर जितना भी नेटिव यहाँ पे डायनेस्टी रहे उसका भी यहाँ पे इन्वेजन, उसको जो है कैंपेन करना, सप्रेस करना, ये बहुत ज़्यादा चालू थे, उस समय भी स्टार्ट थे। तो अब इसको पता लगाने के लिए स्पाइस सिस्टम यहाँ पे लगाए गए थे, ठीक है, जासूसी सिस्टम को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज किए गए थे। उसमें से जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं उसको बरीड बोलते हैं, जो सीक्रेट स्पाइस है इसको यहाँ पे मुनियाज बोल रहे हैं। ये सब टर्म को याद रखोगे, ठीक है। तो सप्रेस जो नोबल रेबेलियन है ये तो पता चल गया हमें। पनिश इवन अगर खुद का रिलेटिव भी हो तब भी उसको यहाँ पे पनिश किए जाते थे। अब कहाँ तक इनका जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको जस्टिफाई कर सकते हो, अब यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि टैक्स भी लगा रहे हैं, पनिश भी कर रहे हैं, ठीक है। प्लस इसके बाद जो एक फेमस सेइंग है, किनशिप नोन नो किनशिप,
ठीक है। फिर सोशल जो कंट्रोल है, जैसे कि वाइन हो गया, इंटॉक्सिकेंट हो गए, यहाँ पे इसको क्या कर दिए, बैन कर दिए। अब ये समझ नहीं आता कि इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कोई ऐसा रूल देख रहे हो कि कुछ यहाँ पे फेवरेबल भी है, ठीक है, जो है फेवर भी कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे डायरेक्टली अगेंस्ट भी जा रहे हैं, जैसे कि पहले ही इसको इस बात को बोला हूँ। तो इसके द्वारा जो वाइन है, जो इंटॉक्सिकेंट है जितना भी, उसको बैन कर दिए। जो गैम्बलिंग हो रहे हैं उसको भी यहाँ पे प्रोहिबिट कर दिए हैं, ठीक है, बैन कर दिए हैं इसके द्वारा। जो मिलिट्री कैंपेन है उसमें जो मंगोल है, क्योंकि मंगोल का ही बहुत ज़्यादा उस समय इन्वेजन देखने को मिला है, और बाद में मंगोल ही यहाँ पे मुगल डायनेस्टी को फॉर्म करेंगे, लेकिन कंटिन्यूसली अगेंस्ट यहाँ पे देखने को मिला है बाय दी मंगोल के द्वारा। तो डिफेंस बहुत ज़्यादा किए हैं, लेकिन जो मंगोल का इन्वेजन है इसे लीड किए जाते थे टर्गी के द्वारा। जितना बाहर भी हुआ है उसको मोस्टली जो लीड किए जाते थे वो टर्गी के द्वारा ही लीड किए जाते थे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि नदन इंडिया कैंपेन में रणथंबर हो गया 1301 में लाए गए थे, चित्तौर हो गया 1303 हो गया, मालवा में 1305 है। ये कुछ यहाँ पे नाम ही बस और डेट बस लिखे गए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बाकी देखो एक चीज़ यहाँ से एक आइडियोलॉजी लगा सकते हो, कौन सा आइडियोलॉजी, यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है इन्वेजन हो रहा है, तो इन्वेजन हो रहा है तो कुछ तो रिफॉर्म लाए होंगे, कुछ तो रिफॉर्म लाने की जरूरत ही पड़े होंगे, क्योंकि पहले इन्वेजन उस तरीके से नहीं होते थे, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मुगल का जैसे कि इन्वेजन हो रहा है, तो जो चेहरा है जिसे सोल्जर डिस्क्रिप्शंस बोले गए हैं, जो भाग है जिसे ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस बोले गए हैं, क्योंकि ब्रांडिंग करके यहाँ से ये पता लगाया जा सकता था कि कौन सा जो हॉर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। प्लस जो हॉर्सेस का एक पहचान होता है वो ब्रांडिंग के तरीके से ही पहचाने जा सकते थे। और यही जो एक डायनेस्टी रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं जो कि फर्स्ट सुल्तान बने हैं जिन्होंने कैश में पेमेंट देना यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी क्या होता था कि जो स्टैंडिंग आर्मी है इसको मेंटेन किए जाते थे जो इक्तादार वाले हैं, इक्तादार लोग हैं उसके द्वारा। अब ये इक्तादार हैं इस स्टैंडिंग आर्मी को पेमेंट करते थे, लेकिन अब जो है पेमेंट दिए जाएंगे सुल्तान के द्वारा दिए जाएंगे और कैश के फॉर्म में दिए जाएंगे। जो लार्ज स्टैंडिंग आर्मी सल्तनत में यहाँ पे मेंटेन किए जाते थे उसको। अब यही नहीं कि मिलिट्री रिफॉर्म लाए गए थे, अदर जैसे कि जो मार्केट हो गया, प्राइस कंट्रोल हो गया, इसमें भी रिफॉर्म लाए गए थे। जैसे कि इसका कुछ ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि हर एक फील्ड में रिफॉर्म ला रहे हैं तो मार्केट और प्राइस को भी क्यों छोड़ें, वहाँ पे भी रिफॉर्म ला दिए हैं। तो मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग जो आर्मी है उसको यहाँ पे मेंटेन करना है विथ लो सैलरी में। अब इसको लो सैलरी में मेंटेन करना है, प्लस जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग है, इसको भी यहाँ पे रोकने की ज़रूरत है। तो इसके लिए भी यहाँ पे जो है कुछ रिफॉर्म लाए गए थे। क्या क्या रिफॉर्म, जैसे कि जो ग्रेन होगा उससे स्टोर किए जाएंगे रॉयल ग्रेनरीज में। पहले क्या होता था कि इसको जो है रॉयल ग्रेनरीज में स्टोर नहीं किए जाते थे, जो मिडिल मैन है वहाँ पे अगर कोई इक्विपमेंट बना दिए या फिर स्टोर हाउस वेयर हाउस बना दिए वहाँ पे रखे जाते थे। इससे क्या होता था कि जो करप्शन है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। लेकिन अब जो है क्या किए गए हैं मार्केट या फिर प्राइस कंट्रोल रिफॉर्म लाने के लिए, ये जो ग्रेन है इसको स्टोर किए जाएंगे रॉयल ग्रेनरी में स्टोर किए जाएंगे। प्लस जो फिक्स मैक्सिमम जो प्राइजेस हैं उसको भी डिफाइन किए गए थे कि अगर ग्रेन अगर सेंड कर रहे हो, क्लॉथ हो गया, फ्रूट हो गया, लाइव स्टॉक है, हॉर्सेस हैं, तो उसको अगर सेल करोगे तो उसका भी एक फिक्स प्राइस इन लोगों ने डिसाइड किए गए थे। जैसे कि एट प्रेजेंट में एमएसपी का जो कॉन्सेप्ट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सेम यहाँ से लिंक कर सकते हो। अगर कोई करप्शंस में इन्वॉल्व है तो उसको पनिश किया जाता था, और करप्शन ना हो सके इसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट विजिलेंस सर्वेलेंस के यहाँ पे प्रावधान रखे गए थे, जैसे कि होर्डिंग हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया। और अगर इसको वायलेंस करते हो, करप्शंस में इंगेज अगर मिल भी जाते हो, कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस को वायलेंस करते हो तो सीवियर पनिशमेंट भी दिए जाते थे, ठीक है, इस गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, ये तो वन लाइनर है, इसको नॉर्मली याद बस रखना है, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हो टैक्स रिफॉर्म, टैक्सेशंस के बेस में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही 50% जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें टैक्स लगा दिए गए थे। अब इसको क्या बोले जाते हैं, खरच बोले जाते हैं, याद रखने इस टर्म को। प्लस एक आता है मस्का खरच, जो कि जो टैक्स को कलेक्ट करने वाले जो ऑफिसर्स होंगे उसको यहाँ पे मस्का खरच बोले जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टैक्स लगाओगे, अब टैक्स तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे डायरेक्टली 50% लगा दिए, तो किस बेस में लगाए हो, तो किस बेस को में लगाए हो उसको यहाँ पे पहचानने के लिए लैंड को यहाँ पे मेजरमेंट करना स्टार्ट कर दिए।
सबसे पहले जो टर्म है यहाँ पे यूटिलाइज किए गए वो है बिस्वा। बिस्वा मतलब होते हैं 120 भाग, ठीक है। 20 में से एक पार्ट को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बिस्वा बोले जा रहे हैं। और जो टैक्स दिए जाएंगे, पेड किए जाएंगे, वो कैश के फॉर्म में पेड किए जाएंगे। उसी के साथ जो फोर्स पीजेंट हैं इनटू मनी इकोनॉमी हो गया, प्लस जो ग्रैंड टैक्स है द्वाब रीजन में फॉर स्टोरेज, ये सब चीज पूरा यहाँ पे बताए गए हैं। और जो विलेज हेडमैन है ना, उसको यहाँ पे जो है अबॉलिश किए गए हैं। इसके बारे में डिस्कस भी तो कर चुके हैं। कुछ आर्ट एंड कल्चर के रेस्पेक्ट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो जो अमीर खुसरो है, टाइटल टुकी ए हिंद हो गया, तो ये कुछ यहाँ पे अकाउंट हो गया जो कि अलाउद्दीन कॉन्क्विस्ट किए, तो उसका अकाउंट जैसे कि जो है खजैन उल फितुह है ना, या फिर फुतुह इस तरीके से है। तो इसको थोड़ा सा फैक्चुअल है तो एक बार कवर करोगे, क्योंकि ये नॉर्मली फैक्चुअल है ना, उतना ज़्यादा कवर कराने की ज़रूरत नहीं है। आर्किटेक्चर में जैसे कि अलाई दरवाज़ा हो गया, जो कुतुब मीनार के जो कॉम्प्लेक्स है ना अलाई दरवाज़ा, प्लस जो सीरी फोर्ट हो गया, फर्स्ट प्लान मिलिट्री सिटी जो है सीरी फोर्ट को कंसीडर किए जाते हैं। फिर उसी के बाद जो मॉस्क है जो निज़ामुद्दीन जो अलवा दरगाह है वहाँ पे, तो ये कुछ यहाँ पे आर्किटेक्चर के फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट दिए गए हैं। क्योंकि यहाँ पे टर्क्स हैं, अफगान ओरिजिन है, तो इंडिया में जो है इसका इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलेगा। सीधी सी बात है, इसका इन्फ्लुएंस होगा क्योंकि वो लोग जो है अफगान रूलर है ना। उसी के साथ टर्किश ओरिजिन है, अफगान ओरिजिन है, तो वहाँ पे जो कल्चर रहे हैं, वहाँ पे जो आर्किटेक्चर रहे हैं, उन सब आर्किटेक्चर को इंडिया में एमलगमेशन करने का ट्राई ही करेंगे। क्योंकि इंडिया के बारे में तो उन लोगों को पता ही नहीं है ना, तो इंडिया के बारे में पता नहीं है तो कैसे इंडिया स्टाइल में बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कॉज ऑफ रेबेलियन आफ्टर अंडर अलाउद्दीन में जैसे कि जो स्पाइस सिस्टम में बहुत ज़्यादा वीकनेसेस देखने को मिला है, प्लस जो सोशल इंटरेक्शन अमाउंट जो नोबल है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रेबेलियन हुआ है। इंटर मैरिज अमॉन्ग एरिस्टोक्रेसी, ये कुछ ऐसे रीज़न है जिसके थ्रू जो रेबेलियन है उसका कॉसेस देखने को मिला है। प्लस इसके बाद क्या हुआ कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी का 1316 में डेथ हुए, तो जैसे ही डेथ हुआ उसके बाद अगला जो सक्सेसर आएगा वो बहुत ज़्यादा वीक सक्सेसर आएंगे। और जैसे वीक सक्सेसर आएंगे तो जो लास्ट रूलर रहेगा, और जो खिलजी डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर है गयासुद्दीन तुगलक, तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो गाजी मालिक है, गाजी मालिक लास्ट रूलर रहेगा या फिर वीक सक्सेसर रहेगा इस खिलजी डायनेस्टी का। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इस गाजी जो मालिक है उससे सीज कर लिए, ठीक है। जैसे सीज किए तो खिलजी डायनेस्टी का यहाँ पे इंड हो गया, और नेक्स्ट इसके बाद जो तुगलक डायनेस्टी है इसका ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गया। फिर नेक्स्ट जो अब कवर करना है वो है तुगलक डायनेस्टी को। तो यहाँ तक पूरा कवर कर चुके हैं ना, 2 डायनेस्टी यहाँ तक कवर हो गया। एंटर करते हैं अब तुगलक डायनेस्टी की तरफ। तो देखो जो तुगलक डायनेस्टी है इसका टाइम पीरियड ऑन एन एवरेज 1320 से 1413 एडी के ही बीच रहे हैं। टाइम पीरियड तो पता होगा ना, मतलब बीसी में क्या डिफरेंस होता है, एडी में क्या डिफरेंस होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर लेते हैं क्योंकि बार बार ये टर्म आ रहे हैं और यही टाइम में अगर डिफरेंसेस ना पता हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो थोड़ा सा ओवरव्यू बस दे रहा हूँ, है ना, जल्दी से इसको कवर करते हैं। जैसे जो है इस तरीके से एक टाइम फ्रेम लेते हैं, ये जीसस क्राइस्ट का जैसे कि बर्थ प्लेस है। तो इसके बाद जैसे आगे चले जाते हैं, 1 हो गया, 2 है, 3 है, मतलब 1 सेंचुरी, 2nd सेंचुरी जैसे भी कंसिडर कर लो इस तरीके से। तो ये 0 कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पे 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो जीसस क्राइस्ट के जो इधर जाओगे, ठीक है, 0 से इधर जाओगे तो इसे एडी बोले जाते हैं या फिर सीई बोलते हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से अगर इधर जाओगे, बैक में जाओगे, तो इसको बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं, बी सी ई बोल सकते हो, क्योंकि मोस्टली बी सी ही इसमें कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर इस तरीके से आगे जाओगे, जैसे कि बोले जाते हैं ना कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका ओरिजिन ऑन एन एवरेज जो है 1900 BCE के 1900 BCE में ही हुआ है। तो ये 1900 BCE लिखा है, मतलब वो 1900 BCE यहाँ पे प्लेस होगा कहीं, ठीक है, 1900 BCE इस तरीके से। अब जैसे कि और अगर महाजनपद पीरियड का ऑन एन एवरेज कैसे बोले जाते हैं कि 600 BCE से 600 CE तक रहा है, यहीं तक रहा है, इस तरीके से बोलते हैं। मतलब यहाँ पे 600 BCE यहाँ पे है और 600 CE मतलब यहाँ पे है, मतलब ये जो टाइम पीरियड रहा है उसको यहाँ पे कंसीडर करते हैं,
ठीक है। तो सेम जो तुगलक डायनेस्टी रहे हैं वो 1300 से 1400, जो 1413 एडी है वहां पे, मतलब यहाँ पे अगर स्टार्ट हुए हैं 1320 एडी, तो इसी आगे में ही जाके यहाँ पे आएगा 1413 एडी। समझ आया टाइम फ्रेम? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुगलक डायनेस्टी है, अब इसका समझ आ गया टाइम फ्रेम पूरा। इसे फाउंड किए गए हैं ग्यासुद्दीन तुगलक, लेकिन जो ग्यासुद्दीन तुगलक है उतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं कर पाए, बल्कि फाउंड किए हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, उसी को यहाँ पे रियल फाउंडर बोलेंगे, लेकिन फाउंड तो इसी के द्वारा किए गए हैं, है ना। अगर क्वेश्चन में आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं डालना, यहाँ पे ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही इसे फाउंड किए गए हैं। और ये बिलोंग करते हैं कोरोना जो ट्राइब है टक्स का, क्योंकि यहाँ पे जितना भी अब ये जो दिल्ली सल्तनत है, मोस्टली लोग यहाँ पे टर्किश ही रूलर देखने को मिलेगा, क्योंकि टक से ही आए हुए हैं, ठीक है। जो कि अगर थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वर्जन में लेके जाऊं तो जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इसके बाद न्यू रूलर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और यही टाइम में जो टेरिटोरियल जेनिथ होता है, जो एक पीक टाइम होता है जहाँ पे हर एक फील्ड में एडवांसमेंट होता है ना, टेरिटोरियल पूरा कंसोलिडेशन होता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक रूलर के टाइम में देखने को मिला है। और इसी के साथ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस से डिक्लाइन दोनों देखने को मिला है। क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक का थोड़ा सा देखोगे तो ये क्या था कि विजनरी तो बहुत ज़्यादा रखते थे, लेकिन वो इम्प्रैक्टिकल रहते थे। विजन तो बहुत अच्छे तरीके से देख पाते थे, लेकिन उसको फॉलो करना अपने आप में चैलेंजेस होता है। जैसे होता है ना कि हमें जो है ये करना है ना, इस तरीके से करना है, लेकिन उसको जब प्रैक्टिकली करते हैं तो इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो पहला रूलर इसमें आएगा वो है ग्यासुद्दीन तुगलक, जो कि ऑन एन एवरेज 1320 से 1325 एडी के बीच ही रहे हैं। इन्होंने जो है फार्मर गवर्नर जो मुक्ति सिस्टम रहे हैं, अब दिलपारपुर अंदर अलाउद्दीन खिलजी, तो ये फार्मर गवर्नर रहे हैं, ध्यान में रखना, फार्मर गवर्नर रहे हैं जिसे मुक्ति बोले जाते हैं। मतलब ये अलाउद्दीन जो खिलजी हैं उसी के अंदर में ही काम कर रहे थे। लेकिन जैसे अलाउद्दीन खिलजी का जो है डेथ हुए हैं, उसके बाद जो लास्ट जो वीक रूलर आएगा तो उसी को यहाँ पे सीज करके उसका जो एरिया है उसको जो कैप्चर किए गए हैं, तो उसको सीज करके इन्होंने अपना डायनेस्टी इस्टेब्लिश किए गए हैं। और इसी के रेस्पेक्ट में जो ग्यासुद्दीन तुगलक हैं, इन्होंने जो मंगोल हैं, मंगोल का जो इन्वेजन हो रहे थे उसको डिफेंड करके, उसको रोक के रेपेल करके जो तुगलक डायनेस्टी है उसको फाउंड किए गए हैं ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो इसके द्वारा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्क्वेस्ट किए गए हैं। जैसे कि जो काकतिया रूलर है वारंगल का, वारंगल में भी यहाँ पे एक्सपेडिशन सेंड किए गए थे। जो ईस्टर्न एरिया हो गया, जो सदर्न बंगाल वाला एरिया हो गया, जैसे कि इंडिया हो गया, तो इस इंडिया में जो ये सदर्न बंगाल वाले रीजन है वहाँ पे भी कैप्चर किए गए हैं। ईस्टर्न और सदर्न बंगाल को 1324 में कैप्चर किए हैं, अनेक्स किए गए हैं ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो इसका थोड़ा अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे तो ये रिकॉन्सिलिएशन विथ नोबल के साथ जो पॉलिसी है उसको फॉलो करते थे। मतलब नोबल्स इसमें थे और नोबल का ही यहाँ पे सहयोग से जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था उसको यहाँ पे चलाते थे। लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेज लिए जाते थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, अब अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा 50% टैक्स लगा दिए थे, प्लस जो ग्रेजिंग टैक्स अलग से दोगे, कैटल टैक्स हो गया तो इसका अलग से दोगे, है ना। उसी के साथ जो हाउस टैक्स है तो हाउस टैक्स को भी अलग से दोगे। तो इन सब चीज को जो है इंड करने का काम, रिमिशंस करने का काम जो है इस तुगलक डायनेस्टी में किए गए हैं ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा, ठीक है। बाकी इसका कुछ आर्किटेक्चर में जैसे कि तुगलकाबाद फोर्ट हो गया। और जब ये तुगलक डायनेस्टी है तभी से जो दिल्ली में देखे होंगे ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मॉस्क देखने को मिलता है, फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। तो जब तुगलक डायनेस्टी है तो तुगलक डायनेस्टी से ही ये जो है स्टार्ट हो गए थे मास लेवल में फोर्टिफिकेशन होना, मॉस्क बनना। और जैसे यहाँ पे मास लेवल में फोर्टिफिकेशन हुए, और वहीं से जो तुगलक डायनेस्टी का आर्किटेक्चर स्टाइल है वो इंडिया में भी ओरिजिनेट हो गए। उसी के साथ कुछ यहाँ पे लिटरेचर में जो तुगलक नामा हो गया, अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि 1325 में जैसे ही इसका डेथ हुआ, तो डेथ होने के बाद नेक्स्ट आएगा यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। सक्सीड यही किए जाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ही इसमें सक्सीड किए जाएंगे। इसे उलुग खान के भी नाम से जाने जाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो ये जो है ग्यासुद्दीन तुगलक एक पहला रूलर रहे हैं जिसके बारे में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो रूलर आएगा वो मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, क्योंकि और इसी के टाइम में ही जो जेनिथ में रहे हैं पूरा इसका एडमिनिस्ट्रेशन, जितना एक्सपांसन करना था वो यही किए हैं। एक्सपांसन तो किया है लेकिन उसको कंसोलिडेट करने में बहुत ज़्यादा इसको दिक्कत का सामना करना पड़ा है।
मोहम्मद बिन तुगलक को, जो कि इसका टाइम पीरियड रहे हैं 1325 से 1351 जो एडी है, ऑन एन एवरेज रफली यहाँ पे रहे हैं। मैं बार बार जो है जब भी डेट बता रहा हूँ तो ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, इसका मतलब समझ रहे हो। देखो यहाँ पे जब हिस्ट्री राइट किए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं बता पाते कि हिस्ट्री में इतना ही टाइम पीरियड में ये लोग रहे होंगे, है ना, क्योंकि उस समय तो हम लोग नहीं रहे हैं। लेकिन हमें जो इविडेंसेस मिले गए हैं तो इविडेंसेस के हिसाब से यहाँ पे हिस्ट्री को फ्रेम किए गए हैं, तो टाइम पीरियड यहाँ पे ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब कई बुक में जो है इसको 1326 भी दिए होंगे, 1300 जो है 27 भी दिए होंगे, तो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन्होंने जो इसका जो टाइम पीरियड देखोगे तो ये अपना पीक टाइम में लेके गए थे। मतलब जो तुगलक डायनेस्टी है, तो तुगलक डायनेस्टी का जो एक पीक लेवल होते हैं उसी लेवल में लेके गए थे। और यही एक मुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसका जो टाइम पीरियड पीक में तो रहा, लेकिन पीक में होने के बाद भी डिक्लाइनिंग होना स्टार्ट हो गए थे इसी के टाइम पीरियड में। कैसे डिक्लाइन हुए उसको कवर करते हैं। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक आए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में आए, तो इसके द्वारा भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किए गए। जैसे कि अगर रेवेन्यू सिस्टम जो स्टेट डिमांड थे ना, 50% ऑफ जो प्रोड्यूस किए जाते थे, जो अलाउद्दीन खिलजी है, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पॉलिसी है उसी लेवल में ये भी चले गए। कैसे, जिस तरीके से जो है 50% जो है टैक्स लगाते थे अलाउद्दीन खिलजी, तो इस टैक्स को यहाँ पे रिड्यूस कर दिए। उसी के साथ जो फिक्स कन्वर्जन होता था ग्रैंड टू क्रॉस में, उसका यहाँ पे क्या कर दिए गए, उसको फिक्स कर दिए गए। देखो ना, एक चीज यहाँ पे समझो, कौन सा चीज समझना है। यहाँ पे बोले हैं कि जो फिक्स कन्वर्जन है, प्लस एक चीज यहाँ पे याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी में जितना भी यहाँ पे टैक्स लगाना हो गया, जब टैक्स लगा रहे थे, और जितना भी वहाँ पे ग्रेजिंग टैक्स हो गया, जितना रिफॉर्म लाए गए थे, क्योंकि पूरा अनफेयर रिफॉर्म लाए गए थे, तो उसी रिफॉर्म को यहाँ पे लागू कर दिए गए इसी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। प्लस जो ग्रैंड टू कैश में, देखो अगर कोई किसान से पर्टिकुलर लैंड में अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके द्वारा बोले गए हैं कि इस लैंड से हमें जो है 500 रुपीज़ चाहिए। तो एग्रीकल्चर जो कर रहे हो इंडिविजुअल क्या करेगा कि 500 यहाँ से ग्रो करेंगे। ठीक है, अब ग्रो करेंगे तो 500 का ग्रो करेंगे तो 500 तो सीधा सेंटर के पास चले गए। ठीक है, लेकिन एक समय के लिए ये सोचो कि अगर मान लो कोई ईयर ऐसे हो गए जहाँ पे पूरा ड्रॉट की स्थिति आ गए, ड्रॉट हो गए, और एग्रीकल्चर जो किसान है वो कर नहीं पाए, तो 500 कैसे दे पाएंगे, 500 तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिक्स कन्वर्जन रेट लगा दिए गए थे, चाहे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो हमें उससे मतलब नहीं है, चाहे जो है यहाँ पे ड्रॉट आ जाए उससे भी मतलब नहीं है, साइक्लोन कुछ भी आ जाए हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें एक ही से मतलब है कि 500 रुपीज़ यहाँ पे आना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इस तरीके से क्या है कि एक फिक्स कन्वर्जन रेट लगा दिए गए थे इस मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और जैसे इस टैक्स को लगाया तो फार्मर यहाँ पे डिस्ट्रेस आ गया, डिस्ट्रेस में हो गए, और ये स्वाभाविक बात है। अगर नॉर्मल डे टू डे फिनोमिना चल रहे हैं, एग्रीकल्चर साइकिल ठीक है तब तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ड्रॉट आ गए, साइक्लोन आ गए, तो कैसे यहाँ पे चुका पाएंगे 500, है ना, क्योंकि इसके पास तो और अल्टरनेटिव है ही नहीं, काम करने के लिए अल्टरनेटिव नहीं है जिससे काम करके यहाँ पे 500 दे पाए। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, इसीलिए क्या एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि जो पीपल है उसको लोन देना यहाँ पे स्टार्ट कर दिए गए, है ना, जिसे यहाँ पे तकवी लोन बोल रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, जिसे दीवान ए अमीर को ही बोले जाते हैं। तो एग्रीकल्चर यहाँ अच्छा हो जाए, तो इसके लिए एग्रीकल्चर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए, उसमें लोन देना स्टार्ट किए। अब ये लोन क्यों दे रहे थे, जिससे जो क्रॉप है वो अच्छे तरीके से हो जाए, जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाए। लेकिन इसका जो एम थे वो तो ठीक थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं इन्होंने जो है असिस्टेंस दे रहे हैं क्रॉप के लिए, है ना, लोन दे रहे हो, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका फेलर देखने को मिला है वह करप्शन और इनएफिशिएंसी की वजह से। कि अगर 500 अगर हर एक इंडिविजुअल को देना है एज अ लोन अगर ले रहे हैं, तो 500 नहीं देते थे, इसका जो है पूरा डाउन करके एज अ करप्शन के फॉर्म में देते थे। तो जब बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहे हैं, ठीक तरीके से एक टाइम टू टाइम लोन नहीं मिल पा रहे हैं, तो टाइम टू टाइम अगर लोन नहीं मिलेगा तो जो फर्टिलाइज़र जिस समय में डालना है तो खेत में तो फर्टिलाइज़र जाएगा ही नहीं, तो जब फर्टिलाइज़र जाएगा ही नहीं तो फिर से तो वही कंडीशन हो गया, खराब तो हो ही गए, है ना, जो राइस है जो धान बो रहे हो तो उसका तो लॉस ही हो गया, तो उससे मतलब ही क्या हुआ। तो जो करप्शन बहुत ज़्यादा था, इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं, तो वहाँ से भी जो है ये एक्सपेरिमेंट जो किए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, वो भी यहाँ पे फेल हो गया। वही बताया था ना पहले कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं
ये एम तो बहुत ज़्यादा रखते थे, मतलब विजनरी वाले टाइप के पर्सन थे, लेकिन जो एम रखे जाते थे वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल वाले थे, है ना। सपना तो देख रहे थे लेकिन इम्प्रैक्टिकल सपना देख रहे थे। यहाँ पे जो नोबिलिटी पॉलिसी है उसमें भी यहाँ पे रिफॉर्म किए गए हैं, क्योंकि पहले अगर थोड़ा सा देखे होंगे कि जो नोबल मैन है उसको अपॉइंट किए जाते थे, कैसे अपॉइंट होता था, वो हेरिडिटरी बेसिस में, ठीक है। अगर ये पेरेंट्स है तो उसका उसके बाद सन आएगा, सन के बाद फिर उसका सन आएगा, इस तरीके से जो है हेरिडिटरी बेस में अपॉइंट होते थे। लेकिन यहाँ पे मेरिट बेस कर दिए हैं, ठीक है। इस मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसे मेरिट बेस कर दिए गए हैं। लीनियर के बेस में यहाँ पे अपॉइंट नहीं दिए जाएंगे। जो डाइवर्स इथनिक ग्रुप के होते हैं इसको इंक्लूड करना, मतलब जितना भी डाइवर्सिटी के लोग हैं उसको इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिए, है ना। क्योंकि मेरिट में ले रहे हो तो ऐसा थोड़ा ना कि जो लिनियरेज पीपल है, मतलब एक के नीचे जो एक पर्सन आ रहा है वही यहाँ पे मेरिट वाले होंगे, अदर पीपल भी होंगे। तो अदर पीपल होंगे इसलिए यहाँ पे जो डाइवर्स इथनिक ग्रुप के पीपल हैं, डिफरेंट डिफरेंट इथनिक ग्रुप के पीपल हैं, उसको भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिए गए थे इस मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। प्लस उसी के साथ जो रिलीजियस पॉलिसी में अगर थोड़ा सा देखा जाए तो जो हिंदुइज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, उसको भी अच्छे तरीके से पेट्रोनाइज किए गए हैं, टॉलरेंस था। प्लस जो जैन स्कॉलर हैं उसको भी हॉनर किए गए हैं, ठीक है। तो रिलीजियस मामले में जो है ये थोड़ा सा टॉलरेंस थे। प्लस जो है फर्स्ट सुल्तान टू पार्टिसिपेट, जो होली में पार्टिसिपेट किए गए थे वो यही थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे। जो बसादी जो उपराय जो जैन रेस्ट हाउसेस हैं उसको भी बनवाए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। लेकिन जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट था वो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा रेबेलियन और डिवास्टेशन की तरह लेके चले गए। जैसे देखो जो टैक्स है वो टैक्स को फेमाइन के टाइम में भी यहाँ इंट्रोड्यूस किए गए। एक तो द्वाब टैक्स, जिस तरीके से अलाउद्दीन टैक्स लगाते थे 50% टैक्स हो गया, प्लस ग्रेजिंग करोगे तो ग्रेजिंग टैक्स अलग होगा, ठीक है। प्लस उसी के साथ जो कैटल टैक्स हो गया उसको भी यहाँ पे देना पड़ता था, हाउस टैक्स है उसको भी देना पड़ता था। अब ये हाउस टैक्स हो गया, ग्रेजिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इसको तो लगा रहे हो, लेकिन फेमाइन टाइम में भी लगा रहे हो। अगर भूखमरी है तो वहां पे भी टैक्स को इंक्रीज कर रहे हो, तो इससे क्या लॉजिक बन रहा है, सेंस बन रहा है क्या, कुछ सेंस नहीं बन रहा है। तो अगर फेमाइन टाइम में, भूखमरी के टाइम में भी अगर टैक्स लगाओगे तो एक रिवॉल्ट, जो पीजेंट का रिवॉल्ट होना प्लस डिवास्टेशन होना, ये कंपलसरी स्वाभाविक बात है। और यही चीज जो है इसी रूल को यहाँ पे और अपनाए जाएंगे जब मॉडर्न इंडिया कवर करेंगे ब्रिटिशर्स का। तब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही आएगा, जब ब्रिटिशर्स आएंगे तो सेम ऐसे टाइप के भी रूल वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, है ना। टैक्स के फॉर्म में इंप्लीमेंट करें, चाहे रूल्स और रेगुलेशंस बना के इंप्लीमेंट करें, लेकिन वहाँ पे भी किए जाएंगे। और जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं इसी टाइम में ही जो कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र किए गए थे। पहले दिल्ली रखे गए थे, उसके बाद इसे देवगिरी बनाए गए थे दौलताबाद में। अब ये जो है दक्कन एरिया में यहाँ पे, या फिर जो देवगिरी है, देवगिरी मतलब थोड़ा दक्कन एरिया में है, इंडिया का जो दक्कन एरिया वहाँ पे। तो ये जो इंडिया है दक्कन, दक्कन साइड, तो ये लोग जो है ट्रांसफ़र इसलिए किए हैं, है ना, इसलिए किए हैं ताकि जो दक्कन एरिया यहाँ पे भी अपना इस्टेब्लिश किया जा सके। क्योंकि पहले कहाँ थे, दिल्ली में थे। अब दिल्ली का अगर लोकेशन देखोगे तो नदर्न इंडिया बन जाता है, नदर्न इंडिया में। लेकिन अगर उसको दक्कन एरिया में अगर कैप्चर करना है तो थोड़ा सा पास आने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि खुद सोचो यहाँ पे दिल्ली यहाँ पे नदर्न में है, अब इसको कैप्चर करना है तो कैप्चर करेंगे तो सोल्जर आएगा। अब सोल्जर को वहां से दिल्ली से दक्कन एरिया में लाओगे तो आते आते ही थक जाएगा, ठीक है। जब आते आते ही थक जाएंगे तो किस तरीके से काम कर पाएगा, ठीक है। फाइट ही ठीक से इसके से जो है नहीं कर पाएंगे। तो अगर पास में आएगा, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल रहा सोल्जर का, अदर भी है। जैसे कि अगर खाना पहुंचाना है प्लस कोई इक्विपमेंट पहुंचाना है तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जो है तय करना पड़ता था। लेकिन जब इसे दक्कन एरिया को कैप्चर करना है तो जो दक्कन एरिया का स्टेशन है वहाँ पे अगर लोकेट करते हो तो दक्कन एरिया को कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दक्कन एरिया को जैसे ही कैप्चर किए, कंट्रोल किए, तो यहाँ से भी माइग्रेशन होना स्टार्ट हो गया। तो एक प्लेस से दूसरे जगह जाओगे तो सीधी सी बात है कैजुअलिटी होगा ही होगा। तो इससे भी एक जो है लोगों के प्रति सेंटिमेंट हो गया, वो भी यहाँ पे हार्म किए गए। सेम जो है टोकन करेंसी में भी यहाँ पे चेंज किए गए। अब टोकन करेंसी को जो है इक्वल बना रहे हो, ये तो ऐसा हो गया जैसे देखो देखो यहाँ पे डॉलर है, ठीक है, ये डॉलर। अब डॉलर को जो है रूपी के इक्वल करोगे तो जो डॉलर है इसका वैल्यू ही क्या रह जाएगा, ठीक है। ये तो इन्फ्लेशन की तरफ चले जाएगा ना, महंगाई की तरफ चले जाएंगे। और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी किए गए हैं। जो ब्रॉन्ज है और कॉपर है इसके इक्वल कर दिए हैं। जो सिल्वर टंका होते थे ना, टंका सिल्वर कॉइन को ही बोले जाते हैं,
उसको इक्वल कर दिए। अब ब्रॉन्ज का वैल्यू, कॉपर का वैल्यू और सिल्वर का वैल्यू तीनों का डिफरेंट होता है, लेकिन इस जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके द्वारा सबको इक्वल कर दिए हैं। जब इसको इक्वल करोगे तो इन्फ्लेशन होगा ही होगा। जब इन्फ्लेशन होगा तो विड्रॉल होंगे, है ना, जैसे बैंक में जमा करते हो, विड्रॉल करते हैं, है ना, निकालते हैं, तो इन्फ्लेशन होगा। अब इन्फ्लेशन होंगे तो जो इकोनॉमी है वो पूरा डिस्ट्रॉय की तरफ चले जाएंगे। तो ये टोकन करेंसी का रूल भी यहाँ पे लाए गए थे। अब इतना सब देख रहे हो, ये क्यों देख रहे हैं? क्योंकि विजनरी थे, है ना, इसीलिए। मिलिट्री यहाँ पे एडवेंचरस भी किए गए हैं, जैसे कि खुरासमन एक्सपेडिशन किए गए हैं, काराचील एक्सपेडिशन किए गए हैं, ये सब किए गए हैं जो कि फैक्चुअल हैं। चलो उसी के साथ जो है इस टाइम अगर देखोगे, जैसे कि तो दक्कन एरिया में यहाँ पे कैप्चर करने के लिए अपना जो कैपिटल उसको शिफ्ट किए, लेकिन इसी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम ही कुछ स्मॉल स्मॉल स्टेट जो हैं यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहे थे। और जैसे ही स्मॉल स्मॉल स्टेट जो है ओरिजिनेट होंगे तो इसका जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको वीकन करेंगे ही करेंगे। अब कैसे करेंगे? जैसे कि अगर यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये जो है इसका टेरिटरी है, किसका टेरिटरी है? मोहम्मद बिन तुगलक का। अब मोहम्मद बिन तुगलक है, यहाँ पे जो है विजयनगर इम्परर आ रहा है, यहाँ पे वारंगल एरिया है ना, यहाँ पे मदुरई सल्तनत है। तो ये लोग क्या करेंगे? कंटिन्यूसली इसको क्या करेंगे? फाइटिंग करेंगे, इन्वेजन करेंगे। तो फाइट करेंगे तो जो मनी है उसका भी डिप्लेट होंगे, तो डिप्लेट होंगे तो सेंट्रल अथॉरिटी को यहाँ पे सीधी सी बात है वीकेंड करेंगे। तो यही एक रीजन रहा है जिसके थ्रू जो ये डायनेस्टी है मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जो तुगलक डायनेस्टी उसका जो है एक्सपांसन कम हो गए और ये डिक्लाइनिंग फेज में चले गए। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम फ्रेम में ही बहुत सारे जो स्मॉल किंगडम है उसका भी ओरिजिनेट हुआ है। जैसे कि मदुरई सल्तनत हो गया जो कि जलाउद्दीन शाह के रेस्पेक्ट में हुआ है 1335 में ही। विजयनगर हो गया 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा। वारंगल हो गया कन्हैया जो कि 1336 में ही हुए हैं। फिर बहामनी किंगडम हो गया 1341 से 47 में हसन चंगू के द्वारा। तो ये स्मॉलेस्ट जो किंगडम है ये भी इमरजेंस में आ गए थे। और इसका जो टाइम पीरियड देखोगे तो ऑन रफली देखो जो है 1333 के आस ही पास है। और जब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड देखेंगे तो 1325 से 1351 है। और इन लोग जो न्यू स्टेट यहाँ पे फ्रेम कर रहे हैं वो 1335 के आसपास। मतलब ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसी के टाइम फ्रेम में ही ये जितना भी न्यू स्टेट है उसका इमर्जमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये जो है इसके वजह से क्या होता था, इन्वेजन कर रहे हैं तो मनी डिप्लेट होगा ही होगा। फिर लास्ट में जो है 1351 में इसका भी डेथ हो गया, जो कि सिंध की तरफ मार्च कर रहे थे, तो उसी समय जो है इसका डेथ हो गया। फिर जैसे इसका डेथ हुआ तो इसके बाद एक और रूल आएगा, इसमें रूलर आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट रूलर हैं, वो है फिरोज शाह तुगलक। अब ये जो फिरोज शाह तुगलक है, जैसे 1351 में डेथ हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक का, तो 1351 में जो है थ्रोन में आए, गद्दी में आ गए फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1388 एडी तक इन्होंने अपना रूल किए हैं। इसका जो मिलिट्री पॉलिसी है अचीवमेंट रहे उतना ज़्यादा यूजफुल तो नहीं रहे हैं, लेकिन जो मिलिट्री यहाँ पे पॉलिसी अपनाए गए थे, सबसे पहले बात यहाँ पे कोई टेरिटोरियल एक्सपांसस नहीं किए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसी के साथ जो रेबिलियन होते हैं तो रेबिलियन को सप्रेस करने का काम किए हैं, ठीक है। मिलिट्री जो टेरिटोरियल है उसको तो एक्सपांस नहीं कर पाए, लेकिन जो रेबिलियन है उसको अच्छे तरीके से सप्रेस किए गए हैं। क्यों यहाँ पे रेबिलियन को सप्रेस किए जा रहे हैं? इसलिए फिरोज शाह तुगलक को रेबेल झेलना पड़ा, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके द्वारा भी बहुत ज़्यादा अनफेयर और अनजस्ट रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए थे। जैसे कि यहाँ पे देख लो, कैपिटल को ट्रांसफर किए हैं, तो कैपिटल को ट्रांसफर किए तो माइग्रेशन हुआ, तो माइग्रेशन से कैजुअलिटी हुए, तो एक जो है सेंटीमेंट हट हुआ लोगों का। प्लस यहाँ पे टोकन करेंसी को यहाँ पे इक्वल किए हैं, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो हो रहे हैं तो इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन हो रहा है तो सेंटीमेंट यहाँ पे भी हट हुआ। मतलब रूल जो कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। प्लस इसी के साथ और भी ऐसे कुल जो है रूल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो गए, एक्सपेरिमेंट हो गए। तो इन सब से जो रेबेलियन हुआ है वो यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक तो वहाँ पे हट गए, उसका तो डेथ हो गया, लेकिन झेलना किसको पड़ रहा है? फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेबिलियन हुआ है और रेबिलियन को सप्रेस किए गए थे। और रेबिलियन जो है इंटरनल रेबिलियन नहीं था, इंटरनल रेबिलियन तो थे, लेकिन उसी के साथ जो मुगल का रेबिलियन हो गया, मंगोल इन्वेजन हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे और इसका इंक्रीज होते ही जा रहे हैं। जैसे टाइम फ्रेम जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इसका इंक्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा
बढ़ते चले जाएंगे। और जो 2 बार यहाँ पे मुगल का इन्वेजन हुए हैं और दोनों टाइम को यहाँ पे रिपेल किए गए हैं। ठीक है, उसी के साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें रिफॉर्म किए गए थे, जिसमें से जो हेडिटरी प्रिंसिपल है इसको फिर से ये लोग लागू कर दिए हैं। कोई इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कोई लागू कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फिर से कोई यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से चल रहा है इसमें दिल्ली सल्तनत में। तो एडमिनिस्ट्रेशन जब फिरोज शाह तुगलक आया तो हेडिटरी प्रिंसिपल जो होते हैं उसको यहाँ पे फॉलो किए हैं, प्लस जो ऑफिसेस और जो इक्तास हैं उसको भी यहाँ पे हेडिटरी कर दिए हैं। अब जो है हेडिटरी सिस्टम यहाँ पे लागू कर रहे हैं। और ये जो इक्तादार है, जो मिडिल मैन वाला सिस्टम है, ये भी इसके एडमिनिस्ट्रेशन में स्टार्ट हो गए थे फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि टेरिटरी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। प्लस जो फिरोज शाह तुगलक हैं एज इफिशिएंट नहीं है एज कम्पेयर टू अदर रूलर लाइक मोहम्मद बिन तुगलक और अदर डायनेस्टी लाइक खिलजी डायनेस्टी और अदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये इक्ता में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब इक्ता में डिवाइड करेंगे तो वही बात आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन करप्शन इनएफिशिएंट ये ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। आर्मी का जो रिक्रूटमेंट किए जाएंगे वो भी यहाँ पे हेडिटरी ही कर दिए हैं। ठीक है, प्लस सोल्जर को जो पैड किए जाएंगे वो लैंड रेवेन्यू असाइन, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर समझ आ रहा है कि इस चीज़ को डिटेल के साथ भी बताया हूँ कि अगर ये कोई एरिया को अगर दे रहे हो, है ना, एज अ इक्ता के फॉर्म में दे रहे हो जो कि इक्तादार के द्वारा हेड किए जाएंगे या फिर मुफ्ती के द्वारा हेड किए जाएंगे, तो इसको भी मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडिंग आर्मी की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये स्टैंडिंग आर्मी को भी तो कैश चाहिए, खाने के लिए उसका जो है ज़रूरत चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो इसका मनी कहाँ से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आएगा, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आएगा, ये इक्तादार इसको पे करने वाले हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोड होगा वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। बाकी जो गवर्नेंस और वेलफेयर का अगर बात करें तो वाकिर ए दर जो कि कोर्ट प्रोटोकॉल है, नोबल हेडिटरी इसको इस्टेब्लिश किए गए थे। हॉस्पिटल फॉर पुअर के लिए भी बनाए गए थे, इसका नाम है दर उल साफा। उसी के साथ जो मैरिज असिस्टेंस है फॉर पुअर गर्ल्स के लिए उसको भी दिए जाते थे, जिसे दीवान एक हैरत बोले गए हैं। यहाँ पे पब्लिक वर्क्स भी किए गए हैं, जैसे कि 5 कैनल बनाए गए हैं। टाउन्स को भी फाउंड किए गए हैं, जैसे कि फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, फिरोजपुर, जौनपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गए। और इसी के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक वर्क भी किए गए हैं फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक समझ आ रहे हैं। बाकी जो स्लेव सिस्टम है इसको भी ह्यूज अमाउंट में मेंटेन किए जाते थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जो स्लेव पॉपुलेशन है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन किए गए हैं। अब ये लोग स्लेव से कराते क्या थे? अब इसको जैसे कि हैंडीक्राफ्ट हो गया, प्लस उसके साथ एज अ बॉडी गार्ड की तरह काम करना, पर्सनल सर्विस करना, यही काम इसके द्वारा कराए जाते थे। लेकिन मुगल पीरियड और इसका दिल्ली सल्तनत और ब्रिटिश का अगर कंपेयर भी किया जाए तो जो ब्रिटिश पीपल हैं वो लोग भी थोड़ा सा स्लेव की तरह रखते थे, लेकिन उसका काम वहाँ पे डिफरेंट होता था। वो लोग डायरेक्टली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे, लेकिन ये लोग जो है पर्सनल गेन के लिए यूज़ कर रहे हैं। रिलीजियस पॉलिसी से यहाँ पे पूरा यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स था। ठीक है, अपीज करते थे, ऑर्थोडॉक्स से ही यहाँ पे था। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो पुराना रीति रिवाज चले आ रहे वही यहाँ पे था। जो जुडिशरी हो गया, जो एजुकेशन सिस्टम है, पूरा थियोलॉजिशियंस ही देखने को मिले हैं। जिजिया यहाँ पे सेपरेट तरीके से इम्पोज किए जाते थे। ठीक है, जिजिया मतलब एक प्रकार का टैक्स ही बोले जाते हैं। और ये जो जिजिया है ये नॉन मुस्लिम टैक्स है, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो जिजिया है ये नॉन मुस्लिम टैक्स हैं। तो ये जिजिया को इम्पोज सेपरेटली तरीके से किए जाते थे, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम पीपल भी हैं। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक का जो टेरिटरी को देखोगे तो वहाँ पे मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं। तो इसके सेपरेट करने का सीधा सा मतलब था ताकि जो है नॉन मुस्लिम को यहाँ पे जो है जो टैक्स है उसी को देना पड़ेगा, और अदर जो मुस्लिम है उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है पहले ये कंबाइन था, क्योंकि पहले जो जिजिया टैक्स है वो कंबाइन के फॉर्म में लिए जाते थे। ठीक है, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम सबको देना है, लेकिन अब इसके द्वारा क्या है नॉन मुस्लिम को ही देना पड़ेगा, इस तरीके से जो है सेपरेट कर दिए हैं। बाकी टैक्सेशन सिस्टम में वही था। 4 इस्लामिक टैक्सेस हैं। अब इस टैक्स का नाम यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है, जो टैक्स हैं टैक्स का नाम याद रखना, जैसे कि खरज हो गया जिसे लैंड टैक्स बोलते हैं, खाम से बोल गया 1/5 वार बूटी हो गया, जिजिया हो गया जो कि नॉन मुस्लिम में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर जाकत हो गया जो कि 2.5% ऑन मुस्लिम में टैक्स लगाए जाते थे। तो इस तरीके से जो है टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। बाकी जो इरिगेशन टैक्स हैं वो भी इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसे सर्ब बोले गए हैं। और फर्स्ट सुल्तान है जिन्होंने इरिगेशन में भी टैक्स लगा दिए गए हैं। ठीक है, जो
सर्ब बोले गए हैं और इंट्रोड्यूस किए गए थे। फर्स्ट सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक। सेम जैसे कि अदर में आर्किटेक्चर लिटरेचर जो डेवलपमेंट हो रहे थे, इसमें भी वही चीज़ डेवलपमेंट देखने को मिला है, बस नाम बस है इसमें, है ना। फैक्चुअल है तो फैक्चुअल है तो अपने लेवल में ही कवर करोगे, अपने लेवल में हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर समझाने की ज़रूरत है वो तो पूरा कवर कर चुके हैं। लेकिन एंड ऑफ द अगर टाइम देखोगे तो जैसे फिरोज शाह तुगलक आए, जो कि तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहे हैं, अब इसके बाद भी जितना भी रूलर आएगा वो पूरा वीक सक्सेसर ही रहने वाले हैं, ठीक है। अब वीक सक्सेसर हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मंगोल का इन्वेजन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। कब तक उसका जो इन्वेजन है उसको रिपेल कर पाओगे, क्योंकि फंड में या फिर जो बैक में अगर फंडिंग है, मनी है, तब अच्छे तरीके से रिपेल कर पाओगे, है ना। जब मनी खत्म हो गया, है ना, सोल्जर डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर तो हारना ही हारना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला है। जो टिमूर इन्वेजन है, टिमूर इन्वेजन पूरा जो दिल्ली एरिया है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिए। और जो तिमूर जिन्होंने अपॉइंट किए हैं वो है खिज्र खान को, जो कि गवर्नर है मुल्तान का, लाहौर का, दिलपुर का, ठीक है। तो वहाँ पे भी अपॉइंट किए गए हैं, जो है ये दीपलपुर है, ठीक है। और यहीं से जैसे ही इसका डिक्लाइन हुआ मुगल डायनेस्टी का, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक रूलर आएगा, नेक्स्ट जो डायनेस्टी आएगा वो सैयद डायनेस्टी आएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट एंटर करते हैं अब सैयद डायनेस्टी की तरफ। अब इसे जो है डिटेल के साथ कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसका जो ओरिजिन हुआ है इसका ट्रेस कर सकते हैं यहाँ से। देखो जैसे ही डिक्लाइन हुआ तुगलक डायनेस्टी का, तो उसमें से एक मेजर रीजन रहा है वो है, एक तो वीक सक्सेसर रह ही रहे हैं, उसका जो नेक्स्ट रीजन रहा है वो है टिमूर इन्वेजन का, ठीक है। क्योंकि टिमूर जैसे इन्वेजन किए तो जो दिल्ली एरिया है, क्योंकि दिल्ली एरिया को इन्होंने अपना कैपिटल बना के रखा था, तो दिल्ली एरिया जो है इसको इन्होंने क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिए। तो जैसे टिमूर इन्वेजन हुआ तो इस वाले एरिया को कैप्चर कर लिए हैं, और इसे कैप्चर किए गए थे खिज्र खान के द्वारा। और खिज्र खान ही ने जो है इस पूरे सैयद डायनेस्टी को यहाँ पे इस्टाब्लिश कर दिए। अब एक चीज यहाँ पे गौर कर रहे होंगे, कौन सा चीज यहाँ पे नोटिस किए हैं कि यहाँ पे खिज्र के साथ खान लिखा हुआ है, लेकिन बाकी अदर जितना भी डायनेस्टी समझे उसमें जो है क्या लिखे जाते थे, तुगलक लिखे जाते थे। तो याद रखना थोड़ा सा, जो सैयदी डायनेस्टी ऐसा डायनेस्टी है जिसमें से सुल्तान को यहाँ पे रिमूव किए गए हैं, ठीक है, सैयद डायनेस्टी में। तो जो है इसका जो डिक्लाइन का मेजर रीजन पहले भी डिस्कस किए हैं, यहाँ पे भी देख लो जो तुगलक डायनेस्टी उसका डिक्लाइनिंग का, क्योंकि यहाँ पे वीक सेंट्रल अथॉरिटी था, उसी के साथ कंटिन्यूअस रेबेलियन देखने को मिला है। जो दिल्ली सल्तनत एरिया है उसको पूरे यहाँ पे श्रिंकन कर दिए गए हैं। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट रूलर आएगा वो है खिज्र खान का, जिन्होंने 1414 में जो है प्लस उसी के साथ जो है 1421 तक ही रूल किए गए हैं खिज्र खान के द्वारा। और इसी के द्वारा जो दिल्ली एरिया है जो कैपिटल बनाए गए थे उसको कैप्चर किए गए हैं, और इन्हीं के द्वारा जो सैयद डायनेस्टी है उसको इन्फोर्स में ला गए हैं, है ना, सैयद डायनेस्टी को बनाए हैं। और इन्होंने जो है टाइटल एज्यूम नहीं किए हैं सुल्तान का, अभी इस चीज़ को यहाँ पे बताया हूँ। बाकी इसका एडमिनिस्ट्रेशन और चैलेंजेस अगर देखें तो कॉन्स्टेंट रेबिलियन इसको भी फेस करना पड़ा है, क्योंकि सुल्तान डायनेस्टी या फिर दिल्ली सल्तनत में जितना भी यहाँ पे रूलर आएगा सबको कहीं ना कहीं जो है इन्वेजन फेस करना ही पड़ा है। जैसे कि कॉन्स्टेंट रेबिलियन फतेहपुर हो गया, फिर बदौन हो गया, इटावा हो गया, दोआब रेजिन हो गया, इसमें जो है कंसिस्टेंटली रेबिलियन देखने को मिला है। क्योंकि ये जो रेबिलियन ऐसा नहीं कि जो फिरोज शाह आए या फिर फिरोज खान यहाँ पे आए हैं तभी स्टार्ट हो गए, नहीं, इससे पहले जितना भी यहाँ पे जो रूलर आए हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बनाए, और जितना भी मोस्टली जो रूल्स बनाए वो पीपल के यहाँ पे अगेंस्ट में ही थे। तो जो हिस्ट्री का सेंटीमेंट है उसको यहाँ पे भी देखने को मिला है। प्लस फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि जौनपुर का जो सुल्तान है उसके साथ फ्रिक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट में आए, कंट्रोल जो है बहुत ज़्यादा लार्जली लिमिटेड हो गया इस टाइम में। क्योंकि देखो बार बार जो है इन्वेजन्स कर रहे हो, बार बार जो है फ्रिक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज हो, तो ऐसा तो नहीं कॉन्फ्लिक्ट में अगर इंगेज हो जा रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, तो नॉर्मली जो है वहाँ पे विक्ट्री हो जाए, ऐसा तो नहीं, अपना टेरिटोरी भी तो जो है वहाँ पे लॉस होगा ही होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी देखने को मिला है, क्योंकि जो खिज्र खान ने ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइटिंग किए हैं, इन्वेजन किए हैं, और इसी के वजह से जो है पूरा दिल्ली या फिर कुछ पार्ट ऑफ दोआब हैं यही एरिया तक इसका जो डायनेस्टी वो पूरा सीमित रह गए। फिर जो है 1421 है वहाँ पे इसका डेथ हुआ। जैसे ही इसका डेथ हुआ तो नेक्स्ट रूलर यहाँ पे आएगा वो है मुबारक शाह, ठीक है। अब ये जो मुबारक शाह हैं जो कि ये फर्स्ट जो है सैयद रूलर रहे हैं जिन्होंने टाइटल एज्यूम किए हैं, सुल्तान का टाइटल एज्यूम किए हैं। लेकिन जो सप्रेशंस जो फिरोज शाह के समय चल रहे थे
जो फिरोज खान है उसके टाइम पीरियड में चल रहे थे, ठीक है, जो सॉरी फिरोज शाह बोल रहा हूँ क्योंकि फिरोज शाह भी डिस्कस किए तो उसी का नाम आ रहा है। जो खिज़र खान है, तो जो खिज़र खान के समय जो रेबिलियन चल रहे थे वो रेबिलियन कंटिन्यू ही देखने को मिले हैं। किसके टाइम तक? जो मुबारक शाह है इसके टाइम तक वही जो है टाइम, उसी का जो रेबिलियन है वो यहाँ पे भी देखने को मिला है। कंटिन्यूस रेबिलियन चल रहे थे, प्लस जो रॉयल अथॉरिटी उसको स्ट्रेंथन करने का यहाँ पे काम किए गए, अटेम्प्ट किए गए हैं कि जो रॉयल अथॉरिटी हो, पुअर पीपल में ध्यान ना दो, लेकिन जो रॉयल अथॉरिटी उसको भी स्ट्रेंथन करने का काम किए गए हैं इसी के द्वारा, ठीक है, मुबारक शाह के द्वारा। बाकी लिमिटेशंस भी रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइटिंग किए हो तो जो फाइनेंशियल वीकनेसेस हैं वो देखने को मिला है। जो पावरफुल नोबल हैं, रिलीजियस चिप्स हैं, उसका भी यहाँ पे इमरजेंस देखने को मिला है, लेकिन बाद में जो है इसको भी असासिनेट कर दिए गए हैं। जैसे ही 1433 एडी में इसका असासिनेट होगा तो उसके बाद जो है नेक्स्ट रूलर आ जाएगा वो है मोहम्मद शाह। अब ये जो मोहम्मद शाह है ये फिर से जो अथॉरिटी को वीकेंड की तरफ चले गए, क्योंकि इसमें जो सैयद डायनेस्टी में जितना भी रूलर देखोगे तो मोस्टली रूलर जो है पूरा निगेटिव की ही तरफ चले गए, मतलब अपने जो अथॉरिटी उसको अच्छे तरीके से इफिशिएंट वे में जो है रन नहीं कर पाए। प्लस उसी के साथ जो है हैविली डिपेंडेंट होना पड़ा है नोवल के ऊपर। क्यों नोवल्स के ऊपर? क्योंकि नोवल्स के पास स्टैंडिंग आर्मी है, नोवल्स के पास ही पूरा लैंड एरिया है, नोवल्स के पास ही जो है मनी है। तो अब जब पूरा सेंट्रल को यहाँ पे रन करना है तो नोवल के पास ही यहाँ पे डिपेंडेंट होना पड़ा है, जिसके थ्रू जो रेबेलियन हो रहे हैं उस रेबेलियन को भी जो है सप्रेस करने में फेल हो गए ये, ठीक है, जो मोहम्मद शाह है ये, क्योंकि पूरा यहाँ पे वीक रूलर आएगा। सेम जो है अलाउद्दीन शाह, अलाम शाह आएगा, जो कि लास्ट यहाँ पे पावरफुल रूलर रहे हैं, लास्ट रूलर रहे हैं, और ये पावरफुल के नाम में जीरो रहे हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहे हैं, और ये भी जो है थ्रोन को एब्डिकेट कर किए गए हैं। जैसे ही अलाउद्दीन जो अलाम शाह है ये लास्ट रूलर इंड होगा, अब इसी के बाद जैसे ये रूलर इंड होगा उसके बाद यहाँ पे इस्टाब्लिश हो जाएगा, किसका इस्टाब्लिश होगा? नॉर्मली जो लोधी डायनेस्टी है इसका यहाँ पे इस्टाब्लिशमेंट देखने को मिलेगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे कि डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन्होंने बनाए हैं, क्यों? क्योंकि जो सुल्तान टाइटल है इसको एज्यूम नहीं किए गए, एक ही बस को छोड़ दो, बाकी जितना भी यहाँ पे जो रूलर आएगा उन्होंने जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होता है उसको यहाँ पे बना के रखे हैं, सुल्तान का यूज़ नहीं किए गए हैं। और यहाँ पे जो सैयद रूलर हैं रोट पॉइंट जो कैप होता है उसको यहाँ पे वो पहनते थे, है ना, ठीक है। प्लस उसी के साथ क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बना रहे तो कैप पहनते थे, अलग से जो है अपना पहचान बनाते थे। बाकी जो लिटरेचर में नॉर्मली जो नाम लिखा हुआ है ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी ये तो रहा सैयद डायनेस्टी। फिर इंटर करते हैं लास्ट डायनेस्टी की तरफ। लास्ट डायनेस्टी रहेगा लोधी डायनेस्टी। अब इसको भी बहुत अच्छे से डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करते हैं। तो देखो ये जो लोधी डायनेस्टी है ना इसका टाइम पीरियड ऑन एन एवरेज 1451 से 1400 जो है 1526 एडी तक रफली जो है इसका टाइम पीरियड कंसीडर किए जाते हैं। देखो ये जो है जो दिल्ली सल्तनत है इसमें लास्ट रूल करने वाले ये लास्ट डायनेस्टी है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली जो मुगल इंपरर है, मुगल शासन है, उसका ओरिजिनेट हो जाता है, उसका इमरजेंस आते हैं, उसको कवर करेंगे। ये जो है लास्ट डायनेस्टी है, और ये जो है फर्स्ट अफगान डायनेस्टी है जिन्होंने दिल्ली में रूल किए हैं। कौन है? लोधी डायनेस्टी। अब देखो जैसे लोधी डायनेस्टी में लास्ट रूलर आएगा इब्राहिम लोधी। अब ये जो इब्राहिम लोधी जो है ये लास्ट रूलर रहेगा जो है दिल्ली सल्तनत का, और लोधी डायनेस्टी का लास्ट इंपरर रहेगा, रूलर रहेगा। अब ये क्या है कि जैसे ही अब तो फ्रिक्वेंटली मंगोल जो है पूरा जो मुगल है फ्रिक्वेंटली इन्वेजन कर रहे हैं, तो लास्ट में जो इब्राहिम लोधी जो कि ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होगा 1526 में, इसमें जो है मुगल जो है अब मुगल में जो है बाबर आएगा। तो जो बाबर है ये फर्स्ट जो बाबर क्या करेंगे कि इब्राहिम जो लोधी है इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा देंगे, है ना, 1526 में। तो जैसे ही हराए उसके बाद जो है मुगल डायनेस्टी वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस लोधी डायनेस्टी को फाउंड करने का नाम है, जिसे फाउंड किए गए हैं वो है बहलुल लोधी। इसी के द्वारा जो है लोधी डायनेस्टी को फाउंड किए गए हैं, फाउंडर है ये लोधी डायनेस्टी का। और जितना भी जो नदन ईस्ट नदन एरिया है, तो इस नदन इंडिया का जो वास्ट अमाउंट ऑफ एरिया है इसे अपने कैप्चर में लाने का काम इसी के द्वारा किए गए हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो है जौनपुर किंगडम को भी अनेक्स किए गए हैं, है ना। तो इससे जो है इंड किए हैं, जो कि सार्की जो रूल है उसका भी यहाँ पे इंड कर दिए गए हैं। जौनपुर जो किंगडम है उसको भी अनेक्स किए गए हैं लोधी डायनेस्टी के द्वारा। अब देखना
यहाँ पे थोड़ा सा अगर रूल का नेचर देखोगे, जो लोधी डायनेस्टी, इसमें जो अफगान ट्रेडिशन था उसी को यहाँ पे लोकल ऑटोनॉमी की तरह यूज कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नोबल्स हैं वो भी इंजॉय कर रहे थे लोकल ऑटोनॉमी को। और ये फिनोमेना ऐसे नहीं कि इंडिया में आए हैं तब इसको लागू किया, ऐसा नहीं। जो अफगान जो ट्राइबल ट्रेडिशन है, अफगान में जिस तरीके से जो लोकल लेवल में जो राइट्स परफॉर्म किए जाते हैं, सेम राइट यहाँ पे भी परफॉर्म किए जाएंगे। क्योंकि ये आए कहाँ से हैं, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, अफगान रूरल हैं। तो वहाँ से जो चीज़ सीखे हैं, जो चीज़ देखे हैं, है ना, जिसके बारे में पता होगा, वही तो इंडिया में आके इम्प्लीमेंट करेंगे। बात समझ पा रहे हो? और उसी के रेस्पेक्ट में जो मिलिट्री ऑब्लिगेशन है उसको एज अ रॉयल्टी बनाना, प्लस इसके साथ जो रॉयल अथॉरिटी होते हैं उसको भी एब्सोल्यूट डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, डिस्प्ले नहीं किए गए हैं। ठीक है, लोधी डायनेस्टी के द्वारा। और स्पेशली जो बहलुल लोधी हैं, ये जो ओपन कोर्ट हैं इसको भी यहाँ पे अवॉइड किए गए हैं। ठीक है, सब चीज़ को थोड़ा सा याद रखना। इसी के साथ कुछ टाइटल इसके द्वारा भी एज्यूम किए गए हैं। नॉर्मली जो टाइटल याद रखते हैं जैसे कि खान ए खनान, क्योंकि ये टाइटल हैं। और उसी के साथ जो है हेल्पिंग, जो मोहम्मद शाह हैं दिल्ली का अगेंस्ट जो मालवा सुल्तान है, जब फाइट हो रहे थे तो जो मोहम्मद शाह है दिल्ली का, उसको भी हेल्प किए गए हैं, जिससे जो मालवा सुल्तान है उसको डिफीट किया जा सके। तो ये जो बहलुल लोधी, बस इसके बारे में इतना ही पता है, मतलब पता होना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद क्या है कि जैसे ही बहलुल लोधी का डेथ हुआ, तो बहलुल लोधी का जैसे ही डेथ हुआ उसके बाद आएगा सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी इस जो दिल्ली सल्तनत है, स्पेशली जो लोधी डायनेस्टी है, उसमें मोस्ट पावरफुल एम्परर या फिर मोस्ट पावरफुल जो राजा है, किंग है, वो इमर्ज होके आएगा, वो है सिकंदर लोधी। इसका टाइम पीरियड 1489 से 1570 ऑन एन एवरेज रहता है। इन्होंने एक्सेस और इम्पोर्टेंट अगर देखोगे तो यह जो है बहलुल लोधी का ही सन है, और ये मोस्ट पावरफुल यहाँ पे देखने को मिलेगा। और पावरफुल के साथ ही साथ जो लोधी डायनेस्टी है उसको एक पीक लेवल तक ले जाने का काम, जेनिथ लेवल तक ले जाने का काम, जो पावर है उसको इसी सिकंदर लोधी के द्वारा ही किए गए हैं। इसके द्वारा भी देखो, अब पावर को पीक लेवल तक जा रहे तो सीधी सी बात यहाँ पे जो टेरिटोरियल एक्सपांसन है वो होगा ही होगा। क्योंकि अर्ली जो 16 सेंचुरी यहाँ पे जो राजपुताना डायनेस्टी, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। ठीक है, राजपुताना डायनेस्टी का भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। तो उसी जो इन्फ्लुएंस है उसको भी यहाँ पे जो टेरिटोरियल एक्सपांसन्स के थ्रू सिकंदर लोधी ने क्या किया, उसको भी डिफीट किए हैं। फिर मालवा रीजन में कंट्रोल बनाए गए हैं। और इसका जो कंटेम्प्रेरी है उसको भी याद रखना, जैसे कि राणा संगा हो गया मेवाड़ का, जो मेवाड़ का राणा संगा हो गया, महमूद फिर जो है बेगराह है जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, ये दोनों कंटेम्प्रेरी हैं सिकंदर लोधी के। तो इस बात को भी यहाँ से पता होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है कि इसका जो पावर था बहुत ज़्यादा पीक में थे इस समय। जो लोधी डायनेस्टी है उसका जो सिकंदर लोधी है उसका जो पावर बहुत ज़्यादा पीक में थे। तो पीक में इसीलिए रहे क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने का, फिर गवर्नेंस का थोड़ा सा यहाँ पे अलग था। जैसे कि जिस तरीके से जो है बहलुल लोधी यहाँ पे करते थे उसके जस्ट अपोजिट होके ये जो है अपना काम करते थे। क्योंकि इन्होंने जो नोबल है उसको यहाँ पे सर्विलेंट बनाया, सबसे क्विंट यहाँ पे क्या किया, उसको अपलिफ्टमेंट किए। क्योंकि उसको भी पता है अगर नोबल को इस पर्टिकुलर एरिया को अगर दे दिए जाए, या फिर नोबल के पास सबसे पहले बात मनी बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लस उसके पास जो है स्टैंडिंग आर्मी भी है। तो अगर कोई भी इस जो इब्राहिम लोदी के टेरिटरी को अगर कैप्चर भी कर लेते हैं या फिर इन्वेजन्स करते हैं, तो ये लोग उसका साथ दे सकते हैं। ठीक है, प्लस लैंड को यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, तो एक डिसेंट्रलाइज लेवल में जो रूल होते हैं वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे किए जा सकते हैं। उसी के साथ जो है ओपन दरबार यहाँ पे हेल्ड करना स्टार्ट किए गए हैं, जहाँ पे जितना भी इशू हैं, चाहे पीपल का इशू हो चाहे कॉमन पीपल का इशू, सबको यहाँ पे जो है सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व तो करते थे लेकिन कई तरीके के यहाँ पे इशू आते थे। उसमें से जो है पहला थोड़ा सा यहाँ पे रेवेन्यू एंड रिफॉर्म के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, तो यहाँ पे जो जाकत है ग्रेन के ऊपर, इसको अबॉलिश किए गए हैं। जो टैक्स सिस्टम है उसको अबॉलिश किए गए हैं ग्रेन के ऊपर। क्योंकि ये भी जानते थे कि जो ग्रेन है वो कंपलसरी है, मतलब अगर लाइफ को सस्टेन करना है तो खाना तो कुछ खाना पड़ेगा, और उसमें भी टैक्स लगा रहे हो तो पब्लिक जो है टैक्स की तरफ जाए, या फिर जो खाना है उसको अपने लेवल में कंजप्शन करें। तो इसको हटाने का काम, जो जिजिया है इसको जो है री इम्पोज कर दिए गए हैं। ठीक है, जो नॉन मुस्लिम के लिए जो टैक्स दिए जाते थे, टैक्स जो है यहाँ पे लगाए गए थे, उसको जिजिया बोल रहे हैं। तो इस जिजिया को भी यहाँ पे अलग कर दिए गए। ठीक है, री इम्पोज कर दिए गए एक्चुअली। ठीक है, उसी के साथ जो अर्बन डेवलपमेंट हो गया, आगरा को डेवलप करना, फाउंड करना। उसी के साथ जो दिल्ली है तो दिल्ली को जो कैपिटल है उसको आगरा में शिफ्ट करने का काम।
इसी के द्वारा किए गए हैं, ठीक है, सिकंदर लोधी के द्वारा। बाकी इसके बाद जो लास्ट इसमें रूलर आएगा वो है इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी क्या है कि जैसे ही इंड हुआ है इसका, सिकंदर लोधी का जैसे ही इंड हुआ उसके बाद नेक्स्ट रूलर आएगा इब्राहिम लोधी। और ये जो इब्राहिम लोधी है लास्ट रूलर रहेगा दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर है। और लोधी डायनेस्टी का भी ये लास्ट रूलर है, क्योंकि ये जो डायनेस्टी है इब्राहिम लोधी स्पेशली जो ये किंग है, इसका जितना भी रूल्स अगर देखोगे उतना ज़्यादा इफिशिएंट लेवल में देखने को नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि जैसे इब्राहिम लोधी के बाद अगर देखोगे तो एक तो डिस्प्यूट हो जाएगा कि उसका आगे सक्सेसर कौन बनेगा। अगर कोई सक्सेसर आता है तो वो भी बहुत ज़्यादा वीक रूलर के फॉर्म में आते हैं, उतना ज़्यादा इफिशिएंट लेवल में गवर्नेंस को मेंटेन नहीं कर पाते। जो अफगान नोबल्स है, क्योंकि इसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है इस इब्राहिम लोधी और लोधी डायनेस्टी के द्वारा, तो उसका भी एलिनेशन देखने को मिला है। इम्पर का यहाँ पे डिवीज़न हो गया, जो सेंट्रल अथॉरिटी वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीकेंड हो गए। तो लास्ट जो इब्राहिम लोधी है इसको यहाँ पे डिफीट किए जाएंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। अब इसमें जो है एक साइड रहने वाले हैं इब्राहिम लोधी और सेकेंड साइड रहेगा बाबर। और इसी टाइम जो है एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा है जहाँ पे इब्राहिम लोधी को इन कर दिए हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। और जो मुगल इम्प्रर हैं, जो बाबर हैं, जिन्होंने फाउंड किया मुगल इम्प्रर को, तो मुगल इम्प्रर के यहाँ पे ओरिजिनेट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक वन बाय वन करके डिटेल के साथ समझे हैं, कवर किए हैं दिल्ली सल्तनत को। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नॉर्मली जो है रैंडमली इसको कवर कराओ आगे बढ़ो, थोड़ा सा लॉन्ग गया होगा। बाकी देखो अब ओवरऑल थोड़ा सा इसका इकोनॉमी कैसे थे दिल्ली सल्तनत में, किस तरीके से टैक्स यहाँ पे लगाए जाते थे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, मिलिट्री स्ट्रक्चर कैसा था, एग्रीकल्चर सिस्टम कैसे थे। अब थोड़ा सा ओवर व्यू ले लेते हैं पूरा ओवरऑल दिल्ली सल्तनत में कैसे थे, क्योंकि अभी तक तो वन बाय वन करके डिस्कस किए हैं। लेकिन ध्यान रखना जैसे कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ गए तो जो फैक्चुअल पॉइंट है, ठीक है, जो फैक्चुअल पॉइंट है जो अपने लेवल में भी कर सकते हो, समझ आ सकते हो, तो उसको करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये ऑफिशियल्स हैं, डिपार्टमेंट का नाम दिए हुए हैं और ये किससे बिलोंग करते हैं, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है अपने लेवल में, तो इसको जो है कवर करना है। फिर कुछ यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो दिल्ली सल्तनत में रहे हैं, इक्तास हो गया, इसको जो है गवर्नर किए जाते हैं मुख्तिस के द्वारा, जिसे गवर्नर भी बोले गए हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा अगर इकोनॉमी अगर देखें कि दिल्ली सल्तनत में इकोनॉमी कैसा था, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत में जो इकोनॉमी का बैकबोन कंसीडर किया जा सकते हैं वो लैंड रेवेन्यू को ही कंसीडर किया जा सकते हैं। क्योंकि जितना भी जो मनी आता था वो लैंड रेवेन्यू से आते थे, चाहे उसमें टैक्स लगा दिए रहो या फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ टैक्स लगा सकते हो, जैसे कि डिस्कस किए जब अलाउद्दीन खिलजी के समय ग्रेजिंग टैक्स भी लगा रहे हैं, हाउस टैक्स भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो बैकबोन रहा है दिल्ली सल्तनत का वो यही रहे हैं लैंड रेवेन्यू, जो कि 1/3 से 1/12 तक यहाँ पे लैंड रेवेन्यू में टैक्स लगाए जाते थे। और इसमें पुअर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन जिन्होंने पूरा जो एग्रीकल्चर सरप्लस है उसको रिड्यूस करके रख दिए, क्योंकि ये वाला एरिया को देखोगे जो कि नदन प्लेन एरिया है, ठीक है। अब ये जो नदन प्लेन एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक तो एग्रीकल्चर पूरा फर्टाइल है, मतलब जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। अब लैंड फर्टाइल होगा तो सीरीज बात वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होंगे तो इनकम आएगा, इनकम आएगा तो अच्छे तरीके से जो है वेलफेयर यहाँ पे हो सकता है पूरा अपने प्रोविंसेस का। तो वहाँ पे भी अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, जिसके थ्रू जो है लॉसेस देखने को मिला है। जो एग्रीकल्चर सरप्लस होना चाहिए था वो एग्रीकल्चर सरप्लस भी यहाँ पे नहीं हुआ। और एक मेजर कारण है जो कि यहाँ पे जैसे कि प्लंडर हो गया, ट्रिब्यूट्स हो गया, वार ब्यूटी हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। क्योंकि अभी डिस्कस किए हैं कि फ्रिक्वेंटली जो है कोई ना कोई या फिर कोई साइड से पूरा इन्वेजन हो ही रहे हैं, एक प्लेस के बाद सेकेंड प्लेस पूरा इन्वेजन हो रहे हैं। जब इन्वेजन हो रहे हैं तो यहाँ पे मनी तो गायब हो गई होगा, इन्वेजन हो रहे हैं तो लूट के ले जा रहे हैं, है ना, या फिर वार ब्यूटी के फॉर्म में ले जा रहे हैं कि हारे हो तो इतना हमें कंपेंसेट करो, या फिर उसको ट्रिब्यूट दे रहे हो। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इसमें लॉसेस देखने को मिला है अगर दिल्ली सल्तनत के ओवरऑल इकोनॉमी का बात करें। उसके बाद जो लैंड को यहाँ पे 3 टाइप से कैटेगराइज किए गए थे, ध्यान रखना। एक लैंड को बोले जाते हैं इक्ता लैंड, इक्ता लैंड जिसे इक्तादार के द्वारा हेल्ड किए जाते हैं, या फिर इसे मुफ्ती भी बोल सकते हो, जो कि इसे लैंड को यहाँ पे ग्रांट देना था। इसके बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो लैंड है वो है खालिसा लैंड। अब ये जो खालिसा लैंड है ना डायरेक्टली सुल्तान के अंदर आता था, जो इक्ता लैंड है ये डायरेक्टली सुल्तान के अंदर नहीं आता था, ध्यान में रखना। जो खालिसा लैंड है ये डायरेक्टली सुल्तान के अंदर में आता था, और जितना जो रेवेन्यू है
कलेक्ट हो रहा है, तो जितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है सब डायरेक्टली सेंट्रल के पास जाता था। इसमें कोई मिडिल मैन का कोई यहाँ पे कंझट नहीं था, ठीक है, मिडिल में नहीं थे, डायरेक्टली सेंट्रल के पास ले जाते थे। फिर नेक्स्ट जो लैंड यहाँ पे कैटेगराइज किए गए थे बाय दी दिल्ली सल्तनत, तो वो है इनाम लैंड। इनाम लैंड मतलब है कि कोई भी रिलीजियस लीडर हो गया या फिर इंस्टीट्यूशन हो गया, इसको यहाँ पे दे दिए जाते थे। और मोस्टली ये जो लैंड दिए जाते थे इनाम लैंड के फॉर्म में, ये मोस्टली जो है टैक्स फ्री होते थे, ठीक है। अब टैक्स फ्री हैं तभी तो यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, रिलीजियस लीडर को दे रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर के पर्पस देते थे तो वहाँ पे सीधा जो है टैक्स लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे टैक्स फ्री किए क्योंकि इसे रिलीजियस पर्पस के रेस्पेक्ट में दिए जा रहे हैं। अब एग्रीकल्चर्स का अगर बात करोगे तो सबसे ज़्यादा जो बैकबोन था यहाँ पे इकोनॉमी का, वही था एग्रीकल्चर। जैसे कि फूड ग्रेन हो गया, कैश क्रॉप हो गया है ना। कैश क्रॉप मतलब जिसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जहाँ से अगर उसको सेल किया जाए तो वापस में वो जो है कैश के फॉर्म में आना चाहिए। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हैं, स्पेसेस हैं, तो ये सब क्या है, क्रॉप्स हैं जिसको यहाँ पे शो किए जाते थे। एडवांटेजेस जैसे कि क्रॉप रोटेशन हो गया, डबल क्रॉपिंग हो गया, 3 क्रॉप हार्वेस्टिंग, फ्रूट गिफ्टिंग हो गया, ये कुछ यहाँ पे फीचर्स था। और यहाँ पे जो व्हील यूज किए जाते एग्रीकल्चर में, ये पर्शियन से ओरिजिन है। और IBN बतूता ने भी प्रोवाइड किए हैं वैल्यूबल अकाउंट ऑफ दिस, कि एग्रीकल्चर कैसे होता था, क्या क्या टेक्नोलॉजी उस समय यूज़ किए जाते थे ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो हर चीज़ के बारे में जो है बताए गए हैं IBN बतूता। क्योंकि दिल्ली सल्तनत के ही टाइम पीरियड में IBN बतूता जो कि एक फॉरेन ट्रेवलर हैं, इंडिया में आए थे, तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़फुल रहे हैं। एक इकोनॉमी को एडवांसमेंट या फिर एक एडवांस लेवल में ले जाने का काम उस समय एग्रीकल्चर के द्वारा ज़्यादा किए गए थे, ठीक है। कुछ यहाँ पे अगर ट्रेड और कॉमर्स का अगर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था, रोड यहाँ पे देखने को मिला है जो कि एक ट्रेड को एक्सपांसन करने में बहुत ज़्यादा योगदान रहे। हालांकि डिफरेंट फॉर्म ऑफ यहाँ पे इन्वेजन देखने को मिला है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, है ना यहाँ पे। और उसी के साथ रोड वहाँ पे प्रॉपर ठीक तरीके से थे, क्योंकि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ तो यहाँ पे जो ट्रेड है उसमें इम्पेक्ट आएगा। अगर रोड जो है मतलब ख़राब हुए तो यहाँ पे भी जो है इंस्टेबिलिटी आएगा। तो अगर ट्रेड और रोड यहाँ पे बहुत अच्छे से, तो यहाँ से जो ट्रेड का एक्सपांसन है वो भी बहुत अच्छे से हुआ है, जिससे जो कॉटन हो गया इसका ग्रोथ देखने को मिला है, टेक्सटाइल हो गया, सिल्क इंडस्ट्री हो गया, तो इन सब चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। कुछ फेमस सेंटर जैसे कि बेंगालन गुजरात है जो कि फाइन टेक्स्ट के लिए जाने जाते हैं, टेक्सटाइल के लिए जाने जाते हैं। फिर सोनार गांव हो गया जो कि मुस्लिन एंड रॉ सिल्क के नाम से जाने जाते हैं। कुछ इंडियन टेक्सटाइल जो कि एक्सपोर्ट किए जाते थे चाइना की तरफ। गुजरात जो कि गोल्ड और सिल्वर के काम से के लिए जाने जाते थे। फिर स्टेबल करेंसी सिस्टम भी बहुत ज़्यादा कॉमर्स को बूस्ट करने में योगदान दिए हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेड और कॉमर्स से ही यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, बाकी जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करोगे तो कोई तो एक मीडियम होगा। तो यहाँ पे जो IBN बतूता है इन्होंने भी डिस्क्राइब किया है जो कि हॉर्स पोस्ट है, जिसे इलुग बोल रहे हैं या फिर उलुग बोल रहे हैं, जो कि रॉयल हॉर्स है। इन्होंने जो है एवरी 4 माइल तक यहाँ पे स्टेशन बनाए गए थे, जहाँ पे इसको नॉर्मली पोस्ट ऑफिस की तरह बोल सकते हो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस कंसिडर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा किए गए हैं टक्स के द्वारा, जैसे कि पेपर का मैन्युफैक्चरिंग करना। अब ये पेपर का मैन्युफैक्चरिंग इसी समय से ओरिजिन हो गया था, क्योंकि ये लोग जो है कैश के फॉर्म में दे रहे हैं ना, कैश के फॉर्म में यहाँ पे सैलरी दिए जाते थे किसको, सोल्जर्स को, डिस्कस किए हैं। आयरन का हो गया, फिर इम्प्रो जो आर्मर हो गया, उसके बाद स्पाइनिंग टूल्स हो गए, व्हील हो गए, जो मेटलर्जी इंडस्ट्री है उसका भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। साथ ही साथ जो सोशल लाइफ, जैसे कि वुमेन का अगर बात करोगे तो यहाँ पे भी सब ऑर्डिनेट पोजिशन में ही रहे हैं। वुमेन का जो पोजिशन रहा है थोड़ा सब ऑर्डिनेट रहे हैं। सती जो है प्रेवलेंट रहे हैं, हिंदू जो धर्म है तो हिंदू उसमें भी जो है सती प्रेवलेंट रहे हैं। उसी के साथ जो पर्दा सिस्टम है ये इंक्रीज होते ही रहे हैं, फीमेल सेक्लूजन्स यहाँ पे देखने को मिला है। कुछ सोशल डिवीज़न में जैसे कि हिंदू सोसाइटी रिजिड कास्ट सिस्टम हो गया, ये देखने को मिला है। मुस्लिम सोसाइटी में इथनिक डिवीज़न हो गया है। फिर उसी के साथ जो इंटर मैरिजेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा हद तक लिमिटेड हो गए थे। रिलीजियस अगर डिस्क्रिमिनेशन अगर देखा जाए तो जो हाई ऑफिसेज होते हैं उसमें जो मुस्लिम नोबल्स हैं वही यहाँ पे डोमिनेट करते थे। हिंदू को एज अ जिमिस या फिर प्रोटेक्टेड पीपल की तरह यहाँ पे यूज़ किए जाते थे, और जो जिजिया टैक्स है उसको तो इम्पोज ही करना था। स्लेवरी का अगर बात करोगे तो इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, है ना, स्लेवरी कैसा था।
क्योंकि यहाँ पे मेल एंड फीमेल स्लेव ट्रेडेड इन मार्केट, मार्केट में ट्रेड करते थे इस तरीके से। देखो जो कि हाउस होल्ड वर्क की तरह यूज़ करते थे, इसकी लेबर हो गया, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इस तरीके से भी यूज़ करते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो आर्क वाला स्ट्रक्चर हो गया प्लस जो पिलर का यूज़ करना, ये सब यहीं से स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, चलो तो सब यहाँ पे कुछ यहाँ पे वन बाय वन करके, जैसे कि तुगलक का आर्किटेक्चर कैसा था, लोधी आर्किटेक्चर कैसे थे, इन सब चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार गो थ्रू बस इसमें करना है। बाकी जो मेजर पॉइंट है उसको तो डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क और स्कॉलर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो ये तो रहा पूरा कंप्लीट दिल्ली सल्तनत, ओवरऑल पूरा डिस्कस किए हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सअप नंबर भी है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका पूरा PDF नोट्स अपलोड हो जाएगा, प्लस जो नोटिफिकेशन है वहीं पे अपडेट होता है, तो एक बार जो है चेकआउट कर लेना वेबसाइट को भी, क्योंकि वेबसाइट में CAPF AC पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मॉक टेस्ट वहाँ पे लाइव है अभी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।